नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के लेक्चर में हम कुछ चैप्टर्स रिवाइज करने वाले हैं कस्टम्स एक्ट के। सबसे पहले चैप्टर जो हम रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ध्यान रखना, इसमें हम इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम यहां पे रिवाइज करने वाले हैं। चैप्टर के स्टार्ट में मैंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर दे रखा है एट ग्लांस, आप वहां से भी पढ़ सकते हो। और डिटेल में हम बात करने वाले हैं, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं इंपोर्ट प्रोसीजर जो कि डिटेल में दिया हुआ है। देखो, माल जब भी आएगा वो किस में आएगा आउट ऑफ इंडिया से? या तो आपका व्हीकल में आएगा, वैसल में आएगा, या फिर एयरक्राफ्ट में आएगा। तो माल को जो लाने वाला इंसान है, माल को जो लाने वाला इंसान है, जो एयरक्राफ्ट को चलाने वाला कौन है? पायलट और कमांडर। वैसल को चलाने वाला कौन है? मास्टर ऑफ द वैसल। रेलवे को चलाने वाला कंडक्टर और गार्ड, और अदर व्हीकल होगा तो उसका ड्राइवर। उनको बोलते हैं पर्सन इन चार्ज, उनको बोलते हैं पर्सन इन चार्ज। तो जो व्यक्ति माल लेके आ रहा है वो इंडिया में आएगा। तो अगर कोई माल एयरक्राफ्ट और वैसल के थ्रू आ रहा है तो पर्सन इन चार्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस एयरक्राफ्ट और वैसल को कहां पे लैंड कराया जाए? कस्टम स्टेशन पे लैंड करवाया जाए। कस्टम स्टेशन के अलावा किसी जगह पे लैंड नहीं करवाया जा सकता अनलेस इमरजेंसी की सिचुएशन हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब माल इंडिया में आ जाएगा, जब माल इंडिया में आ जाएगा तो माल जो इंडिया में लाया है पर्सन इन चार्ज, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको एक रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। उस रिपोर्ट के अंदर लिखा होगा कि वो अपने साथ साथ कौन कौन से गुड्स लेके आया है। उस रिपोर्ट को बोलते हैं अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट। इसमें सारे गुड्स का बायोडाटा लिखा होता है कि क्या क्या डेटा वो लेके आया है, गुड्स लेके आया है। अगर वो एयर और सी के थ्रू माल आया है, अगर एयरक्राफ्ट या वैसल के थ्रू माल आया है तो क्या फाइल होगा? अराइवल और इंपोर्ट मैनिफेस्ट। और इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना पड़ेगा अराइवल से पहले, इंडिया में एंटर होने से पहले पहले आपको ये अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका माल आ रहा है थ्रू लैंड, किसी व्हीकल के थ्रू आ रहा है, तो आप फाइल करोगे इंपोर्ट रिपोर्ट, जिसे मैन्युअली फाइल किया जाएगा और अराइवल के 12 घंटे के अंदर अंदर फाइल किया जा सकता है। अराइवल के 12 घंटे के अंदर अंदर सब में क्या होगा? डेटा होगा कि भाई क्या क्या गुड्स आप साथ में लेके आ रहे हो। उसके अलावा उन्हें एक और रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी जिसके अंदर उस व्हीकल में, उस वैसल में, उस एयरक्राफ्ट में जो भी लोग आ रहे हैं, पैसेंजर आ रहे हैं या फिर क्रू आ रहा है, उनकी डिटेल दी गई होगी। उसे बोलते हैं पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट। तो ध्यान रखना, अगर एयरक्राफ्ट या वैसल के थ्रू आ रहे हैं तो आपको बिफोर अराइवल ये पैसेंजर और क्रू मैनिफेस्ट फाइल करना पड़ेगा। और अगर थ्रू लैंड आ रहे हैं किसी व्हीकल के थ्रू, तो ऐसे केस में आप जब अराइव होगे तब भी आप फाइल कर सकते हो, पहले फाइल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अराइवल इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट फाइल नहीं किया तो आपको 50,000 रुपीज तक का पेनल्टी लग सकता है। और ध्यान रखना, अगर आपने पैसेंजर और क्रू मैनिफेस्ट फाइल नहीं किया तो उसके लिए भी सेपरेटली 50,000 रुपीज का पेनल्टी लग सकता है। उसके अलावा जब माल इंडिया में एंटर करेगा तो ध्यान रखना, माल इंडिया में आया, उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल करी जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने साथ क्या क्या गुड्स लेके आए हैं। तो अगर माल आया है वैसल के थ्रू, अगर माल आया है वैसल के थ्रू, तो ध्यान रखना प्रॉपर ऑफिसर उसे एंट्री इनवर्ड ग्रांट करेगा, एंट्री इनवर्ड ग्रांट करेगा। तो जो भी वैसल आएगा आउट ऑफ इंडिया से उसे एंट्री इनवर्ड ग्रांट किया जाएगा। ठीक है, एंट्री इनवर्ड। तो गुड्स अदर देन बैगेज, मेल बैग्स और पेरिशेबल हजार्डियस मेटेरियल। और जब तक प्रॉपर ऑफिसर उस वैसल को एंट्री इनवर्ड ग्रांट नहीं कर देता तब तक उस वैसल में से सामान को अनलोड नहीं किया जा सकता, नॉट बी अनलोडेड एक्सेप्ट बैगेज, मेल बैग, पेरिशेबल और हजार्डियस। बैगेज, मेल बैग और पेरिशेबल और हजार्डियस मटेरियल होगा तो उसको आप अनलोड कर सकते हो बिना एंट्री इनवर्ड के। लेकिन ये एंट्री इनवर्ड की रिक्वायरमेंट एयरक्राफ्ट और व्हीकल के केस में एप्लीकेबल नहीं होती है। अब एंट्री इनवर्ड, अब माल करना है अनलोड, अनलोडिंग ऑफ द गुड्स होगा। ठीक है, कैसे होगा? ध्यान रखना, इसमें कुछ रिक्वायरमेंट है। देखो, जब तक आपका गुड्स का डिटेल अराइवल मैनिफेस्ट, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट जो आपने फाइल किया है, अगर उसके अंदर मेंशन नहीं है तो आप उस माल को अनलोड नहीं कर सकते। जब भी माल अनलोड होगा तब सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर के अंडर होगा, प्रॉपर ऑफिसर सुपरवाइज करेगा। उसके अलावा माल को संडे और अदर हॉलीडेज के दिन आप माल को अनलोड नहीं कर सकते।
और उसके अलावा जो बिना हॉलीडे वाला दिन है उस दिन भी ऑफिस आवर्स, वर्किंग आवर्स के अलावा आप माल को अनलोड नहीं कर सकते। अगर आपको करवाना है तो उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा और फीस पे करनी पड़ेगी, फीस पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा जब माल को अनलोड कर लिया जाएगा, जब माल को अनलोड कर लिया जाएगा उसके बाद वो माल कहां पे पड़ा होगा, पोर्ट के ऊपर पड़ा होगा। तो वो पोर्ट पे उसकी कस्टडी किसके पास होगी, कस्टोडियन के पास होगी, कस्टोडियन के पास होगी। जब तक वो माल आप क्लियर नहीं करवा लेते, जब तक आप माल क्लियर फॉर होम कंजम्पशन नहीं करवा लेते, कस्टम से छुड़वा के नहीं ले जाते, तब तक माल कस्टोडियन के पास होगा, उस पोर्ट की देखरेख करने वाले इंसान के पास। उसके बाद आपको माल क्लियर करवाना है, माल इंडिया में आ गया, अनलोड हो गया, अब उस माल को आपको क्लियर करवाना है। कैसे करवाओगे, आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी और पेमेंट ऑफ ड्यूटी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका माल क्या होगा, क्लियर होगा। तो उसके लिए देखो, इंपोर्टर बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा हर कंसाइनमेंट के लिए, सपोर्टेड बाय इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू। 3 टाइप की बिल ऑफ एंट्री होती है मेजरली। फॉर होम कंजम्पशन वो व्हाइट कलर की होती है। फॉर वेयर हाउसिंग, आप वेयर हाउस में माल रखवाना चाहते हो तो उसे बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ये येलो कलर की होती है। अगर आप वेयर हाउस में पड़ा हुआ माल क्लियर करवा के लेके जाना चाहते हो, फॉर क्लियरेंस ऑफ वेयर हाउस गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, उसे बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, आपको पेमेंट ऑफ ड्यूटी कब करना होता है, जब आप होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। ठीक है, चलिए इसमें एक और बता दूं, एक बिल ऑफ एंट्री फॉर ट्रांसशिपमेंट भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका माल दिल्ली आ गया, अब आपको उसी माल को मुंबई लेके जाना है, तो ऑस्ट्रेलिया से माल दिल्ली आ गया, दिल्ली आएगा, दिल्ली से कोई दूसरा एयरक्राफ्ट उसको मुंबई लेके जाएगा, तो इसके लिए आपको बिल ऑफ एंट्री फॉर ट्रांसशिपमेंट फाइल करनी पड़ती है। ठीक है, अब ध्यान रखना कब तक फाइल होनी चाहिए आपकी बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री आपकी फाइल हो जानी चाहिए 1 दिन पहले तक। मान लीजिए अगर आपका 1 अगस्त को अराइव हो रहा है माल, 1 अगस्त को अराइव हो रहा है, तो 31 जुलाई के एंड ऑफ द डे तक, 31 जुलाई के एंड ऑफ द डे तक आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाना चाहिए। और आप चाहो तो 30 डेज एडवांस तक भी फाइल कर सकते हो, कि आपको लगता है कि भैया 1 अगस्त को माल आने वाला है, तो उससे पहले 30 डेज, मान लीजिए 1 जुलाई के बाद आप क्या कर सकते हो, बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो, और मैक्सिमम कब तक, 31 जुलाई तक। तो बिल ऑफ एंट्री शैल बी फाइल्ड बिफोर द एंड ऑफ डे प्रीसीडिंग द डे ऑफ अराइवल और एनी टाइम एक्सीडिंग 30 डेज प्रायर टू द एक्सटेंडेड अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट। लेट फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री अलाउड है विद प्रिस्क्राइब्ड चार्जेस, आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिकली देखो, जो ड्यूटी पे होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली पे होगी थ्रू आइस गेट पोर्टल। ये कस्टम का आइस गेट पोर्टल है। अगर ध्यान रखना, ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली तब पे होगी अगर ड्यूटी पे करने वाला रजिस्टर्ड है अंडर ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम, मतलब बड़ा इंसान है, बड़ा इंपोर्टर है जिसको ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम में रजिस्टर्ड किया गया है, तो वो अगर ड्यूटी पे करेगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉनिकली पे करेगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी है तो वो भी कस्टम ड्यूटी अगर 10,000 रुपीज और मोर पर बिल ऑफ एंट्री पे कर रहा है तो उसे भी इलेक्ट्रॉनिकली ही पे करनी पड़ेगी आइस गेट पोर्टल के थ्रू। 10,000 रुपीज या उससे ज्यादा अगर वो ड्यूटी पे कर रहा है पर बिल ऑफ एंट्री। ध्यान रखना, पेमेंट ऑफ ड्यूटी किस दिन होगा, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। ये बात ठीक है, मतलब जैसे ही आप बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे आपको पेमेंट ऑफ ड्यूटी भी करना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर एट इंपोर्ट पोर्ट वो आपको अलाउ कर सकते हैं डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, कि भाई आप ड्यूटी अभी पे मत करो, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो बाद में पे कर देना। और किन लोगों को अलाउ कर सकते हैं, उनको बोलते हैं एलिजिबल इंपोर्टर्स। कौन होता है, इंपोर्टर सर्टिफाइड अंडर ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम एज टीयर 2 एंड टीयर 3। ध्यान रखना, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 टाइप के ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर होते हैं, उनमें से टीयर 1 को अलाउ नहीं कर सकता। जो टीयर 2 और टीयर 3 वाले ऑपरेटर्स हैं उनको वो डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी अलाउ कर सकता है, या फिर ऑथोराइज्ड पब्लिक अंडरटेकिंग जिनको ये ड्यूटी अलाउ कर सकता है डेफर्ड पेमेंट टर्म। अब डेफर्ड पेमेंट टर्म्स मतलब आपको ड्यूटी बिल ऑफ एंट्री के टाइम पे नहीं करना, बाद में पे कर सकते हो। तो बाद में कब पे कर सकते हो, तो उसके लिए ड्यू डेट दी गई है। इस फैसिलिटी को क्लियर फर्स्ट पे लेटर के नाम से भी जाना जाता है। अभी माल क्लियर करवा लो, ड्यूटी बाद में पे कर देना। देखना, जिस बिल ऑफ एंट्री पे पेमेंट ड्यू है 1st डे टू 15th डे ऑफ एनी मंथ, मान लीजिए 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक जो भी आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है उसके ऊपर जो ड्यूटी पे करनी है
वो आपको कब तक करनी है, 16th ऑफ दैट मंथ। तो 16 जुलाई तक आपको पे करनी है उसकी ड्यूटी। अगर आपका ड्यूटी ड्यू हुआ है 16th डे टू द लास्ट डे ऑफ एनी मंथ, तो अगर आप 16th डे से लेके लास्ट डे ऑफ द मंथ तक अगर ड्यू हुआ है, तो अगले महीने की फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आपको क्या करना है, ड्यूटी पे करना है। लेट्स से 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक का जो है ड्यूटी, वो आपको 1 अक्टूबर को पे करना है। लेकिन मार्च मंथ के केस में स्पेशल है कि अगर 16 से 31 मार्च तक अगर आपका कोई ड्यूटी बनता है, तो वो आपको 31 मार्च तक ही पे करना है, अगले महीने का वेट नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है। अब ध्यान रखना, डेफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी वाली फैसिलिटी की कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आपको डेफर्ड पेमेंट ऑफ टर्म्स यूज करना है, तो आपको ड्यूटी इलेक्ट्रॉनिकली ही पे करनी पड़ेगी, आप मैनुअली पे नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉनिकली ही पे करना पड़ेगा। और अगर एक बार भी आपने डिफॉल्ट किया तो ठीक है, एक बार से ज्यादा बार डिफॉल्ट किया, मोर देन वन डिफॉल्ट इन 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स, 3 महीने लगातार, 3 महीने में 2 बार से ज्यादा, 2 बार या 2 बार से ज्यादा अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया, तो ऐसे केस में आपको यह फैसिलिटी अलाउ नहीं की जाएगी। यह फैसिलिटी फिर तभी अलाउ की जाएगी जब आप इसका पेमेंट कर दोगे अलोंग विद इंटरेस्ट। ठीक है, यह बात थी डेफर्ड पेमेंट टर्म्स की। अब आपने पेमेंट भी कर दिया, बिल ऑफ एंट्री भी फाइल कर दिया, तो अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, तो फिर आप अपने गुड्स को क्या कर सकते हो, क्लियर करवा के ले जा सकते हो। कस्टम ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है कि जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है वो प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है, मतलब लाने के लिए मना नहीं है, और ड्यूटी भी आपने पे कर दी है, तो आप अपने गुड्स को क्लियर करवा के लेके जा सकते हो, वो ऐसा ऑर्डर पास कर देगा। लेकिन ध्यान रखना, आपने इंपोर्ट कर लिया माल और आपके पोर्ट पे पड़ा है माल, और आप उसे क्लियर करवाने नहीं आए, आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया, क्लियर आपने नहीं करवाया, विद इन 30 डेज अगर आपने क्लियर नहीं कराया, 30 डेज ऑफ अराइवल, और या फिर आपने अगर अपने गुड्स का टाइटल रिलिंक्विश कर दिया अंडर सेक्शन 23, हमने एग्जेम्पशन चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने टाइटल रिलिंक्विश कर दिया कस्टम्स के फेवर में, तो जो कस्टोडियन होगा, जो पोर्ट की देखरेख करता है, वो क्या करेगा, उस इंपोर्टेड गुड्स को सेल कर देगा ऑक्शन करवा के। उसके लिए उसे कस्टम डिपार्टमेंट की अप्रूवल लगेगी और नोटिस देना पड़ेगा इंपोर्टर को। ठीक है, तो वो सेल कर देगा। लेकिन बात ध्यान रखना, अगर एनिमल्स हैं, फूड स्टफ है, मतलब खराब हो सकता है फूड, हजार्डियस गुड्स है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे गुड्स के लिए 30 डेज का वेट नहीं करेंगे, कैन बी सोल्ड इवन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज विद अप्रूवल ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर। अगर कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन है, जो गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं, तो उनको पब्लिक ऑक्शन तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि सब थोड़ी चला सकते हैं उस आर्म्स एंड एम्युनिशन को, तो उसके लिए अलग तरीका अपनाया जाएगा, सेल करने के लिए ऑक्शन नहीं किया जाएगा। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। मान लीजिए आपने माल इंपोर्ट करवा दिया, अब उसको क्लियर करवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल करने हैं, और अभी तक आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी नहीं है, उसको टाइम लगेगा, मान लीजिए 15-20 दिन लगेंगे, तो आप प्रॉपर ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हो कि बॉस मेरे को टाइम लगेगा, तो प्रॉपर ऑफिसर ऑन एप्लीकेशन आपको अलाउ कर सकता है गुड्स को स्टोर करने के लिए पब्लिक वेयर हाउस में फॉर 30 डेज इफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स इज पेंडिंग। अगर क्लियरेंस ऑफ गुड्स पेंडिंग है कि आप गुड्स क्लियर करवाने में टाइम लग रहा है, इसको कमिश्नर एक्सटेंड कर सकता है फर्दर 30 डेज एट अ टाइम। अब ध्यान रखना, ये जो वेयर हाउसिंग है ना, इसको बोलते हैं वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग। इसका मतलब इसके ऊपर वेयर हाउसिंग चैप्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, उसको भी हम इस लेक्चर में रिवाइज करने वाले हैं। तो इसमें वेयर हाउसिंग चैप्टर के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, इसका मतलब क्या कि जब आप नॉर्मल वेयर हाउसिंग करवाते हो कस्टम के पास, तो आपको बॉन्ड वगैरह सबमिट करना पड़ता है, बॉन्ड और सिक्योरिटी सबमिट करनी पड़ती है। तो यहां पे आपको बॉन्ड सबमिट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे वेयर हाउसिंग के प्रोविजन ही एप्लीकेबल नहीं होते, तो बिना बॉन्ड सबमिट करे हुए आपको 30 डेज के लिए यहां पे वेयर हाउस करने दे दिया जाएगा। अब देखना, अब हमने बात किया इंपोर्ट प्रोसीजर का, अब हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट प्रोसीजर का। एक्सपोर्ट प्रोसीजर में क्या होता है कि आप अपना माल क्या करना चाहते हो, आउट ऑफ इंडिया भेजना चाहते हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, माल पोर्ट पे लेके आओगे और प्रॉपर ऑफिसर को बोलोगे कि बॉस ये देखो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब अगर आपने एक्सपोर्ट करना है माल एयरक्राफ्ट के थ्रू या वेसल के थ्रू, तो आप फाइल करोगे शिपिंग बिल, और अगर आपको माल एक्सपोर्ट करना है थ्रू व्हीकल लैंड के थ्रू, तो ऐसे केस में आप फाइल करोगे बिल ऑफ एक्सपोर्ट। और जब आप ये डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, इसके साथ ही आपको क्या करना है,
पेमेंट ऑफ ड्यूटी भी कर देना है कि बॉस मेरे एक्सपोर्ट पे इतना ड्यूटी बनता है, वो भी पे कर दिया। ये जस्ट लाइक बिल ऑफ एंट्री की तरह। अब आपने शिपिंग बिल फाइल कर दिया, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर दिया और आपने उसके ऊपर पेमेंट ऑफ ड्यूटी भी कर दिया। अब प्रॉपर ऑफिसर उसको चेक करेगा, प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा कि कहीं जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो प्रोहिबिटेड गुड्स तो नहीं है, ऐसे गुड्स तो नहीं है जिनको एक्सपोर्ट करना प्रोहिबिट किया हुआ है, मना किया हुआ है, और आपने क्या एप्रोप्रिएट ड्यूटी पे कर दी है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो प्रॉपर ऑफिसर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास कर देगा कि भैया आप इन सब चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ चीजों को वेरीफाई किया जाएगा। देखो प्रॉपर ऑफिसर ने ये तो ऑर्डर पास कर दिया कि आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद एक परमिशन चाहिए कि क्या इन सामान को लोड किया जा सकता है, क्या इस सामान को वेसल एयरक्राफ्ट व्हीकल जिसमें भी सामान जा रहा है क्या उसमें लोड किया जा सकता है, क्या उसमें चढ़ाया जा सकता है। उसके लिए कुछ चीजें होंगी कि सबसे पहले अगर वेसल है तो वेसल के केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एंट्री आउटवर्ड ग्रांट करेगा। इंपोर्ट के केस में जैसे एंट्री इनवर्ड था वैसे एक्सपोर्ट के केस में एंट्री आउटवर्ड ग्रांट करेगा। दैट मींस कि सामान को वेसल के अंदर चढ़ाया जा सकता है। यह सिर्फ वेसल के केस में होगा, ये आपके एयरक्राफ्ट या व्हीकल के केस में नहीं होगा। और बैगेज और मेल बैग्स को बिना एंट्री आउटवर्ड के भी चढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, आपका जो शिपिंग बिल आपने फाइल किया था वो पास होना चाहिए, ड्यूली पास होना चाहिए और बिल ऑफ एक्सपोर्ट पास हो जाना चाहिए। प्रॉपर ऑफिसर ने वो पास कर दिया है और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी पास कर दिया है प्रॉपर ऑफिसर ने। उसके बाद जब माल लोड हो जाएगा उस व्हीकल वेसल या एयरक्राफ्ट के अंदर तो उसका जो पर्सन इंचार्ज है जो सामान को बाहर लेके जाएगा वेसल एयरक्राफ्ट और व्हीकल को, उसे क्या करना है, उसे एक रिपोर्ट फाइल करनी है जिसके अंदर लिखा होगा कि वो क्या क्या गुड्स लेके जा रहा है, कौन कौन से लोग उसके साथ जा रहे हैं, कौन कौन सा क्रू उसके साथ जा रहा है। तो वो डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करेगा बिफोर डिपार्चर, बाहर जाने से पहले फाइल करेगा कि मैं अपने साथ ये सामान और अपना पैसेंजर क्रू वगैरह लेके जा रहा हूं। अगर उसने फाइल करने में डिले किया तो पेनल्टी 50,000 रुपीज की उसको लग जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट फाइल होने के बाद प्रॉपर ऑफिसर एक रिटर्न ऑर्डर पास करेगा कि हां अब इस वेसल एयरक्राफ्ट और जो भी आपका व्हीकल है वो आउट ऑफ इंडिया जा सकता है। तो रिटर्न ऑर्डर में क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर शैल परमिट डिपार्चर ऑफ कन्वेयंस थ्रू रिटर्न ऑर्डर इफ शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट्स हैज बीन सबमिटेड, ड्यूटीज हैव बीन पेड, डिपार्चर मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड और पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन पुट टू हिम। ठीक है, तो ऐसे केस में उसको भेज दिया जाएगा आउट ऑफ इंडिया। अब आता है, ये हो गया आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का प्रोसीजर। ठीक है, ये चैप्टर वैसे ज्यादा रिलेवेंट नहीं है बट फिर भी मैं आपको जो जो पिन पॉइंट्स है वो आपको बहुत ही ध्यान से बता रहा हूं। अब देखो, अब आता है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या है, जब आपको कितना ड्यूटी पे करना है उसको क्वांटिफाई करने की जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं असेसमेंट। तो देखो, सबसे पहले इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो भी है वो क्या करेगा, सेल्फ असेस करेगा ड्यूटी। जब वो बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा तब बताएगा कि बॉस मैं ये गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूं और इसके ऊपर इतना इतना ड्यूटी बनता है। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, अब प्रॉपर ऑफिसर सारे बिल ऑफ एंट्री तो चेक नहीं कर सकता, तो वो सैंपल बेसिस पे जो आपकी बिल ऑफ एंट्री है वो वेरीफाई करेगा। अगर उसको लगता है कि भाई आपने प्रॉपरली असेसमेंट नहीं किया है तो वो रीअसेसमेंट करेगा, और अगर उसको कुछ उल्टा सीधा लगता है कि आपने गलत असेसमेंट किया है तो वो एक ऑर्डर पास करेगा विद इन 15 डेज ऑफ रीअसेसमेंट। ये आपका असेसमेंट हो गया। अब जो मेन टॉपिक है दैट इज प्रोविजनल असेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें क्या है कि भैया प्रॉपर ऑफिसर चाहे, ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो वो क्या करवा सकता है, प्रोविजनल असेसमेंट करवा सकता है। प्रोविजनल असेसमेंट का मतलब कि भैया फाइनल ड्यूटी बाद में कैलकुलेट करेंगे, अभी के लिए अपन क्या करते हैं, प्रोविजनल बेसिस पे ड्यूटी कैलकुलेट कर लेते हैं। जो फाइनल ड्यूटी बनती है ना वो बाद में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि अभी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जब प्रोविजनल असेसमेंट किया जा सकता है, ध्यान रखना। अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, भाई इंपोर्टर एक्सपोर्टर को नहीं पता लग पा रहा कि कितना ड्यूटी पे करूं, कितनी रेट से पे करूं, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर को कि बॉस एक बार आप क्या करो, प्रोविजनल असेसमेंट कर दो। अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि भैया अगर सही ड्यूटी कैलकुलेट करनी है तो इन गुड्स का हमें
केमिकल टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा, तब जाके पता लगेगा कि भैया इन गुड्स के ऊपर कौन सा रेट लगेगा। तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर कंसीडर नेसेसरी टू कंडक्ट एनी केमिकल और अदर टेस्ट। अब उसकी रिपोर्ट आने में तो टाइम लगेगा, तब तक क्या कर दो, प्रोविजनल असेसमेंट कर दो। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर ने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं किए, जो डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन चाहिए थे वो प्रोड्यूस नहीं किए, तो भैया फाइनल असेसमेंट अभी नहीं हो सकता, तो एक बार के लिए प्रोविजनल कर दो। अगर नेसेसरी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तो कर दिए, लेकिन प्रॉपर ऑफिसर फर्दर इंक्वायरी करना चाहता है, तो ऐसे केस में भी फाइनल असेसमेंट अभी नहीं हो सकता, प्रोविजनल असेसमेंट कर दो। तो ऐसे केस में इंपोर्टर क्या करेगा, अभी के लिए प्रोविजनल ड्यूटी पे कर देगा और उसके साथ ही साथ सिक्योरिटी सबमिट करेगा कि कल को अगर ज्यादा ड्यूटी बनता है तो ऐसे केस में उसको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। कल को ज्यादा ड्यूटी बनता है और मैंने पे नहीं किया, तो आप इससे रिकवर कर लेना, इससे रिकवर कर लेना, ठीक है। अच्छा, जब असेसमेंट फाइनलाइज हो जाएगा, जब असेसमेंट फाइनलाइज हो जाएगा, आपका फाइनल ड्यूटी कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपका फाइनल ड्यूटी ज्यादा बनता है प्रोविजनल ड्यूटी जो आपने ऑलरेडी पे कर रखी है, तो ऐसे केस में आपको जो बैलेंस ड्यूटी है वो क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी, जो आपसे डिमांड की जाएगी। बैलेंस ड्यूटी जितना ज्यादा बना, उसके साथ ही आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा 15% पर एनम की रेट से। कब से लगेगा इंटरेस्ट, ध्यान रखना, इंटरेस्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम फर्स्ट डेट ऑफ मंथ इन विच ड्यूटी डिटरमाइंड प्रोविजनली। जिस मंथ में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस मंथ की फर्स्ट डे से लेके जब तक आप पेमेंट नहीं कर देते तब तक के लिए आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी फाइनल ड्यूटी कम बनती है जो आपने ऑलरेडी पे कर रखी है, तो जो डिफरेंशियल ड्यूटी है वो आपको रिफंड दे दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा अलोंग विद इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट कब से मिलेगा, देखो जिस दिन फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ उस दिन से 3 महीने तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर गवर्नमेंट आपको 3 महीने के अंदर आपको ड्यूटी वापस कर देती है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन फाइनल असेसमेंट होने के बाद 3 महीने गुजर गए और ड्यूटी आपको रिफंड नहीं किया, तो 3 महीने खत्म होने के बाद से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जब तक आपको रिफंड गवर्नमेंट नहीं दे देती। ध्यान रखना, अगर आपके 2-3 कंसाइनमेंट आए हैं, एक पे आपका रिफंड बनता है, एक पे आपका बैलेंस ड्यूटी आपको पे करना है, ड्यूटी डिमांड बनता है, तो आप उनको मिक्स नहीं कर सकते। इस कंसाइनमेंट को अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, इस कंसाइनमेंट को अलग से कैलकुलेट किया जाएगा। तब हम यहां पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। मिस्टर एक्स इंपोर्टेड सर्टेन गुड्स इन द मंथ ऑफ मई फॉर विच प्रोविजनल ड्यूटी ऑफ 1 लाख हैज बीन पेड ऑन 15th मई। ड्यूटी फाइनल ड्यूटी 1,50,000 is assessed on 10th July. Determine balance duty to be paid along with interest if Mr. X paid the balance duty on 5th August. कितना बैलेंस ड्यूटी देना पड़ेगा, देखो ऑलरेडी 1 लाख रुपए पे हो चुका है, 1,50,000 रुपीज बनता है फाइनल, तो 50,000 रुपीज क्या हो जाएगा, बैलेंस ड्यूटी हो जाएगा। अब इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, देखो इंटरेस्ट लगता है कस्टम के अंदर 15% पर एनम, और कितने अमाउंट पे लगेगा, बैलेंस ड्यूटी पे 50,000 रुपीज पे, 50,000 इंटू 15%। अब कितने दिन के लिए लगेगा, तो ध्यान रखना जिस मंथ में आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था, मई मंथ में हुआ था, तो 1 मई उस मंथ के पहले दिन से 1 मई से लेके जब तक आप ड्यूटी पे नहीं कर देते, 5 अगस्त को आपने पे किया है, तो 1 मई से लेके 5 अगस्त तक आपको क्या करना है, ड्यूटी पे करना है। तो मई के 31 डेज, 30 डेज ऑफ जून, 31 डेज ऑफ जुलाई एंड 5 डेज ऑफ अगस्त, तो 97 डेज का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट कम्स टू 19,993। ये बात समझ में आ गया, चलिए। अब फाइनल असेसमेंट की प्रोसेस क्या है, कैसे होगा फाइनल असेसमेंट, देखो अगर आपका फाइनल असेसमेंट नहीं हो पाया था क्योंकि इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो असेसी को क्या करना है, 1 महीने के अंदर अंदर क्या प्रोवाइड करना है, नेसेसरी जो भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड करने हैं फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। अच्छा, अब इस 1 मंथ में अगर वो प्रोवाइड नहीं करा पाता है तो इसको प्रॉपर ऑफिसर 3 महीने से बढ़ा सकता है, 3 मंथ से बढ़ा सकता है। अगर फिर भी नहीं करवा पाता है तो एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर इसको फर्दर 3 मंथ से एक्सटेंड कर सकता है। फिर भी नहीं दे पाता है डॉक्यूमेंट तो कमिश्नर जितने मर्जी पीरियड के लिए चाहे इसे एक्सटेंड कर सकता है। जब असेसी पूरे डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन सबमिट कर देगा तो वो इंफॉर्म करेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि बॉस जो भी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन चाहिए था मैंने जमा करवा दिया है। अब क्या होगा, जैसे ही वो डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन जमा हो गई और असेसी ने इंटीमेशन दे दिया, इसका मतलब अब फाइनल असेसमेंट हो सकता है, या जो केमिकल टेस्ट वगैरह रिपोर्ट करवानी थी वो रिपोर्ट आ चुकी है और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो करनी थी वो भी हो चुकी। तो जब से वो चीजें हुई हैं
वहां से 2 महीने के अंदर अंदर विद इन 2 मंथ्स प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना है, फाइनल असेसमेंट करना है, फाइनल असेसमेंट करना है। और अगर 2 महीने में नहीं कर पाता है तो कमिश्नर इसको 3 महीने से फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। ध्यान रखना, अगर कोई प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन होता है तो 50,000 रुपीज की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ध्यान रखना, मान लीजिए आपकी केमिकल टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई थी तो आपने फाइनल असेसमेंट नहीं किया, केमिकल टेस्ट रिपोर्ट आ गई 5 अगस्त को, तो यहां से 2 महीने कितने हुए, 5 सितंबर 5 अक्टूबर तक क्या करना है, फाइनल असेसमेंट करना है। और अगर 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है तो 5 नवंबर 5 दिसंबर 5 जनवरी तक भी आपका क्या हो सकता है, फाइनल असेसमेंट हो सकता है। इस तरीके से चलिए अब बात आती है ऑडिट की। ऑडिट प्रॉपर ऑफिसर कंडक्ट कर सकता है ऑडिट ऑफ एनी ऑडिटी, मतलब किसी की भी ऑडिट हो सकती है, चाहे वो इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, कस्टोडियन हो, लाइसेंसी ऑफ वेयर हाउस हो, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टर। मतलब कोई भी व्यक्ति जो इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो या कोई और हो, उन सबकी क्या की जा सकती है, ऑडिट की जा सकती है। ऑडिट कंडक्ट की जा सकती है प्रॉपर ऑफिसर अपने ऑफिस में, खुद के ऑफिस में कंडक्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, या फिर वो ऑडिटी के प्रीमाइस पे जाके भी ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो ऑडिटी के प्रीमाइस पे जाएगा तो उसे 15 दिन पहले एडवांस में बताना पड़ेगा कि हम ऑडिट करने आ रहे हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो ऑडिट करने के लिए एक्सपर्ट्स की असिस्टेंट ले सकता है, जैसे सीए, सीडब्ल्यूए, आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह। ऑडिटी को क्या करना है, 5 साल के लिए रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करना है, ताकि अगर ऑडिट करनी हो तो आपके पास रिकॉर्ड्स हो, अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो 50,000 रुपीज की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अब उसके अलावा रेलेवेंट, अब जो 2 मिसलेनियस टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, देखो वैल्यूएशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि रेलेवेंट डेट किस दिन की लेनी है ड्यूटी के लिए, ड्यूटी किस दिन की हमें कंसीडर करनी है, रेट ऑफ ड्यूटी। तो ये जब आप सामान नॉर्मली इंपोर्ट करते हो तो वैल्यूएशन चैप्टर में हमने सीखा था कि किस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लेनी है। लेकिन अगर आप माल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो कुरियर के थ्रू या पोस्टल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो ऐसे केस में किस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगी उसके बारे में यहां बता रखा है। तो ऐसे केस में अगर आप इंपोर्ट करते हो थ्रू पोस्ट और कुरियर, तो ऐसे केस में जिस दिन पोस्टल अथॉरिटी या फिर कुरियर एजेंसी जिसके थ्रू आपने माल मंगवाया है, उसने जो माल की लिस्ट है वो सबमिट करी है प्रॉपर ऑफिसर को उस दिन, या फिर डेट ऑफ अराइवल ऑफ एयरक्राफ्ट, वेसल और व्हीकल, विचएवर इज लेटर वाला दिन जो होगा उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगी। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो जिस दिन आपने गुड्स हैंडओवर किया है किसको, पोस्टल अथॉरिटी या कुरियर एजेंसी को, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी यहां पे कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट 2 कॉन्सेप्ट है। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट क्या कंसेप्ट है, देखो आपने एक मशीन इंपोर्ट करी थ्रू शिप एंड वो शिप अराइव हो गई मुंबई पोर्ट, मशीन इज टू बी डिलीवर्ड एट कांडला पोर्ट। तो मशीन आपको कांडला पोर्ट पे पहुंचानी थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पहले कहां पे आ गई, ब्राजील से इंडिया के मुंबई पोर्ट पे आ गई। तो मुंबई से उसको कहां भेजना है, कांडला पोर्ट भेजना, और वहां से गुड्स को क्या किया जाएगा, क्लियर करवाया जाएगा। अगर मशीन को ट्रांसपोर्ट किया टू कांडला पोर्ट थ्रू सेम शिप, जिस शिप में आउट ऑफ इंडिया से मुंबई आया था उसी शिप में आपने उसको कहां भेज दिया, कांडला पोर्ट, तो ऐसे केस में उसे बोलते हैं ट्रांजिट ऑफ गुड्स। और अगर आपने मशीन ट्रांसपोर्ट किया है टू कांडला पोर्ट थ्रू अनदर शिप, किसी दूसरी शिप में लोड करवा के और फिर उसको कांडला पोर्ट भेजा, तो उसे बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स। तो ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट में क्या फर्क है, देखो ट्रांजिट जो होगा गुड्स वो सेम कन्वेंस पे होगा, ट्रांसशिपमेंट में कन्वेंस चेंज हो जाएगा। ट्रांजिट के केस में क्योंकि सेम कन्वेंस पे है तो कंटिन्यूटी ऑफ रिकॉर्ड्स रहेगा, ट्रांसशिपमेंट में कन्वेंस चेंज होने की वजह से रिकॉर्ड्स भी कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये आपका डिफरेंस है बेसिकली। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें पूरा प्रोसीजरल चैप्टर है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। इनमें से जो टॉपिक है, मेन टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपका प्रोविजनल असेसमेंट का टॉपिक, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा जो आपका पेमेंट ऑफ ड्यूटी के रिलेटेड जो टॉपिक था, यहां पे बिल ऑफ एंट्री और पेमेंट ऑफ ड्यूटी के रिलेटेड टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, तो इसको उस तरीके से आप देख सकते हो। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वेयर हाउसिंग चैप्टर पे, हम रिवाइज करेंगे वेयर हाउसिंग चैप्टर। सर ये क्या है, ये वो चैप्टर है जिसमें हम वेयर हाउसिंग के रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, प्रोसीजर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने बोला कि सर 2 टाइप की बिल ऑफ एंट्री फाइल होती हैं,
एक तो बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, उसमें तो आप माल पोर्ट से क्लियर करवा के ले जाते हो, लेकिन एक फाइल होती है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। इसका मतलब आप अपने माल को कस्टम के वेयर हाउस में रखवाना चाहते हो। ड्यूटी आप कब पे करोगे? जब आप माल को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा लोगे। तो ऐसे केस में कल को अगर आपने माल को क्लियर नहीं करवाया फॉर होम कंजम्पशन, तो गवर्नमेंट को तो भैया ड्यूटी का नुकसान हो जाएगा। तो गवर्नमेंट उस फ्यूचर नुकसान को बचने के लिए आपसे क्या फाइल करवाएगी? बॉन्ड फाइल करवाएगी, वादा करवाएगी कि भाई आप फ्यूचर में पैसा पे करोगे। तो इसलिए जब भी आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करते हो तो आपको साथ में बॉन्ड सबमिट करना पड़ता है, इसलिए उसे बोलते हैं इन बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। अब क्या होगा? क्योंकि देखो मान लो आपका माल आ गया 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। अब आपने इस माल को वेयर हाउस में रखवा दिया तो आपने ड्यूटी पे नहीं किया। अब माल को आपने क्लियर करवाया फॉर होम कंजम्पशन 31 मार्च 2025, तो ड्यूटी आप कब पे करोगे? जब माल को क्लियर करवाओगे 31 मार्च 2025। इसका मतलब जिस माल के ऊपर ड्यूटी आप 1 अक्टूबर 2024 को पे करने वाले थे, वेयर हाउसिंग की वजह से वही ड्यूटी डिले होकर कब चला गया? 31 मार्च 2025 को। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिले हो गया, तो इसके लिए गवर्नमेंट आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी। कितने पीरियड के लिए करेगी, कैसे करेगी, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आगे के केस में। तो ये मैंने ब्रीफ अबाउट वेयर हाउसिंग बताया। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ वेयर हाउसिंग। गुड्स इंपोर्ट होंगे, इंपोर्ट पोर्ट के ऊपर माल अनलोड हो गया। अब आप एक तो तरीका है कि आप इसको क्लियर करवा के ले जाओ होम कंजम्पशन के लिए, वो तरीका है। अगर आपको होम कंजम्पशन के लिए अभी क्लियर नहीं करवाना, बाद में करवाना है, तो आप गुड्स को क्या करवा सकते हो? वेयर हाउस करवा सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करनी पड़ेगी। जैसे ही आप बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग फाइल करोगे तो प्रॉपर ऑफिसर क्या पास करेगा? ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग। वो बिल ऑफ एंट्री को चेक करके आपको वेयर हाउस करने के लिए ऑर्डर पास कर देगा कि बॉस इस माल को आप वेयर हाउस में रख सकते हो। तो वेयर हाउस जो है ना, ये नॉर्मल वेयर हाउस नहीं है, ये कस्टम के वेयर हाउस हैं। तो यहां पे 3 टाइप के वेयर हाउस होते हैं। एक तो पब्लिक वेयर हाउस, मतलब नाम से क्लियर है, जहां पे कोई भी व्यक्ति गुड्स को रख सकता है, पब्लिक वेयर हाउस बोलते हैं उनको। एक होते हैं प्राइवेट वेयर हाउस, जो मतलब किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के द्वारा बनाए गए हैं। मान लीजिए एक वेयर हाउस डायरेक्टली, क्योंकि अडानी का रोज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो अडानी ने अपना एक क्या बना दिया? वेयर हाउस बना दिया, जिसमें सिर्फ अडानी का ही सामान रहेगा। तो ऐसे केस में उसके ऊपर कस्टम का कंट्रोल तो है, लेकिन उसमें सामान किसका रहेगा? सिर्फ अडानी का। तो उस अडानी को लाइसेंस भी कौन इशू करेगा? कस्टम वाले इशू करेंगे। तो प्राइवेट वेयर हाउस में सामान कौन रखेगा? सिर्फ लाइसेंसी, जिसको लाइसेंस इशू किया गया है प्राइवेट वेयर हाउस चलाने का। उसके अलावा स्पेशल वेयर हाउस होता है, जहां पे सिर्फ नोटिफाइड गुड्स रखे जाते हैं, जिनमें या तो रिस्क ज्यादा है या जिनमें हजार्डियस गुड्स हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, हजार्डियस गुड्स वगैरह, वो स्पेशल वेयर हाउस में रखे जाते हैं। अब ध्यान रखना, पब्लिक वेयर हाउस और प्राइवेट वेयर हाउस के ऊपर जो कंट्रोल होगा कस्टम का, वो रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होगा, कि कस्टम वालों को पता होगा कि इस पब्लिक और प्राइवेट वेयर हाउस में कितना सामान आया, कितना सामान निकला, कितना सामान वेयर हाउस में पड़ा है, ये सारा डिटेल कस्टम वालों के पास रहेगा, उनका कंट्रोल रहेगा। लेकिन स्पेशल वेयर हाउस के ऊपर रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा, ये भी पता रहेगा कितना सामान आया, कितना सामान गया, लेकिन उस स्पेशल वेयर हाउस के ऊपर जो लॉक लगा होगा वो भी किसका लगा होगा? कस्टम वालों का लगा होगा। कि अगर आपको माल इस स्पेशल वेयर हाउस में रखना है या निकालना है, तो आपको प्रॉपर ऑफिसर से चाबी मांग के लॉक खोलना पड़ेगा बॉस। तो यहां पे फिजिकल कंट्रोल भी होगा, क्योंकि ड्यूटी कब पे होने वाली है? होम कंजम्पशन के टाइम पे। तो रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? वेयर हाउसिंग तभी परमिट करेगा जब इंपोर्टर बॉन्ड और सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, कि भैया अगर कल को फ्यूचर में मैं क्लियर नहीं करवाता हूं तो मैं जो पेमेंट करूंगा इंटरेस्ट के साथ, बॉन्ड और सिक्योरिटी। ठीक है, 2 तरीके के बॉन्ड होते हैं। एक होता है कंसाइनमेंट बॉन्ड फॉर अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। जो कंसाइनमेंट आपने इंपोर्ट किया है उसके ऊपर जितना ड्यूटी बनता है उसका 3 टाइम्स वैल्यू का आपको क्या देना होता है? कंसाइनमेंट बॉन्ड देना होता है। ये उसी पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे एप्लीकेबल होगा। आपने एक कंसाइनमेंट मंगाया 10 करोड़ का, जिसके ऊपर ड्यूटी बनती है 2 करोड़ की, तो आपको 6 करोड़ का बॉन्ड देना पड़ेगा। अब ये वाला बॉन्ड किसी दूसरी कंसाइनमेंट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सर 3 टाइम्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर कल को आपने कुछ
घपला किया तो आपसे 2 करोड़ रुपीस की ड्यूटी, उसके ऊपर पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह वसूल किया जाएगा। तो उन सब चीजों को कवर करने के लिए आपसे 3 टाइम्स ऑफ द ड्यूटी असेस क्या लेते हैं, बॉन्ड लेते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का रोज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो भैया वो क्या हर कंसाइनमेंट के साथ अलग अलग बॉन्ड सबमिट करता जाएगा क्या? तो वो तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो ऐसे केस में, उस केस में जनरल बॉन्ड आता है कि वो एक बार में ही मान लीजिए 100 करोड़ रुपीस का बॉन्ड सबमिट कर देगा। फिर जैसे जैसे उसका माल आता जाएगा, जाता जाएगा, वो सब इस बॉन्ड के सामने कवर होता जाएगा। मान लो अडानी ने 100 करोड़ का बॉन्ड सबमिट कर दिया, अब उसके सामने वो जो भी माल लाएगा, ले जाएगा, इस बॉन्ड के थ्रू क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसे बोलते हैं पर्सन बेस्ड बॉन्ड, कि उस व्यक्ति के लिए बॉन्ड है, कंसाइनमेंट जो भी मंगवाएगा वो इसमें कवर हो जाएगा। कितने अमाउंट का लेना है वो प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करेगा। चलिए, अब माल को कितने टाइम के लिए आप वेयर हाउस में रख सकते हो और कितना आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसकी बात आती है। देखना, आप अगर 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो, और या फिर ऐसे वेयर हाउस में माल रखा है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग परमिटेड है, जिस वेयर हाउस में मैन्युफैक्चरिंग करना परमिटेड है, तो ऐसे केस में आप माल को कितने भी समय के लिए रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैन बी वेयर हाउस्ड टिल द क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, जब तक आप इसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करवा लेते तब तक के लिए आप अपना माल रख सकते हो। तो यहां पे कोई भी टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, चाहे आपने कैपिटल गुड्स रखे हो या फिर अदर गुड्स रखे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप क्लियर नहीं करवा लेते तब तक के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। और इवन इनसे कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं किया जाएगा, इनसे कोई भी इंटरेस्ट भी नहीं वसूला जाएगा। लेकिन इन लोगों के अलावा अगर किसी ने वेयर हाउस किया है, अगर इन लोगों के अलावा किसी ने वेयर हाउस किया है, तो वो मैक्सिमम 1 साल के लिए वेयर हाउस कर सकता है, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है। देखो, जब भी ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग पास होगा तो उसके अंदर लिखा होगा कि कितने टाइम के लिए वेयर हाउसिंग परमिट किया गया है, ठीक है। तो मैक्सिमम 1 ईयर, और उसे एक्सटेंड किया जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर परमिटिंग वेयर हाउसिंग, ठीक है। देखो 1 साल के लिए वेयर हाउस तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 90 डेज से ज्यादा वेयर हाउस किया तो 90 डेज के बाद से आपको इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा 15% पर एनम की रेट से। 15% पर एनम की रेट से किस अमाउंट पे लगेगा? जब आप माल को क्लियर करवाओगे, जब आप माल को फाइनली क्लियर करवाओगे वेयर हाउस से, तब आपका जो ड्यूटी पेबल बनेगा ना, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% पर एनम की रेट से। और किस टाइम पीरियड के लिए? 90 डेज के बाद से लेकर के जब तक आप वो ड्यूटी पे नहीं कर देते। और ध्यान रखना, 90 डेज कहां से काउंट होंगे? फ्रॉम द ऑर्डर परमिटिंग वेयर हाउसिंग, जो वेयर हाउस परमिट करने के लिए ऑर्डर पास किया था वहां से काउंट होंगे। एक बात ध्यान रखना, मान लो जब आपने गुड्स क्लियर करवाया वेयर हाउस से, तब आपका कोई भी ड्यूटी नहीं बना। मान लीजिए वो प्रोडक्ट उस टाइम एग्जेम्प्ट था, या फिर मान लीजिए आपने वहां से एक्सपोर्ट कर दिया तो कोई ड्यूटी नहीं बना। अगर ड्यूटी नहीं बना तो इंटरेस्ट का सवाल भी पैदा नहीं होता, क्योंकि इंटरेस्ट किसके ऊपर लगेगा? जो ड्यूटी बनेगी। और अगर ड्यूटी ही पेएबल नहीं है तो फिर नो इंटरेस्ट शैल बी पेएबल। एक बात ध्यान रखना, अब यहां पे बात आती है, जब भी आप ड्यूटी कैलकुलेट करोगे, जब भी आप ड्यूटी कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आपको 2 चीजें चाहिए होंगी। एक तो एक्सचेंज रेट, असेसेबल वैल्यू, और रेट ऑफ ड्यूटी। असेसेबल वैल्यू जैसे हमने कैलकुलेट करी थी वैल्यूएशन चैप्टर में, एक्सचेंज रेट जैसे वैल्यूएशन चैप्टर में करी थी। क्या बोला था? जिस दिन आप फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे, और आप अगर माल को वेयर हाउस करवा रहे हो तो डेफिनेटली आप फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री कौन सी फाइल करोगे? इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग पास फाइल किया है, उस दिन आपका सीबीआईसी के द्वारा जो भी नोटिफाइड एक्सचेंज रेट है, उस एक्सचेंज रेट से आप क्या करोगे? कन्वर्जन करोगे। अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट है रेट ऑफ ड्यूटी को लेके। रेट ऑफ ड्यूटी को लेके नॉर्मली रेट ऑफ ड्यूटी किस दिन की लगाई जाती है? अगर आपका माल वेयर हाउस हुआ है तो ऐसे केस में रेट ऑफ ड्यूटी लगती है उस दिन की जिस दिन आपने उस माल को क्लियर करवाया, मतलब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल किया, उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी लगता है। लेकिन यहां पे बोल दिया गया कि मान लीजिए 1 अक्टूबर को, मान लीजिए 1 अक्टूबर को आपको परमिट किया गया, 1 अक्टूबर नहीं लेते, मान लीजिए 1 मई को आपको परमिट किया गया कि भैया आप वेयर हाउसिंग कर लो, और आपको 5 महीने के लिए अलाउ किया गया, ठीक है, 5 मंथ्स के लिए वेयर हाउसिंग अलाउ किया गया। तो 5 महीने कब खत्म हो जाएंगे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 1 अक्टूबर को क्या हो जाएगा? 5 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे।
आपको 1 अक्टूबर तक माल वेयर हाउस से क्लियर करवाना है। और अगर आपने नहीं करवाया 1 अक्टूबर तक, तो ऐसे केस में ध्यान रखना, जिस दिन आपका वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, जितने टाइम पीरियड के लिए आपको परमिट किया गया था वेयर हाउसिंग, तो उस टाइम पीरियड के खत्म होने वाले दिन मतलब 1 अक्टूबर को जो भी आपका रेट ऑफ ड्यूटी है, उस रेट ऑफ ड्यूटी से आपको क्या होगा, ड्यूटी कैलकुलेट होगा। तो ध्यान रखना, इफ गुड्स आर नॉट रिमूव्ड विद इन परमिटेड और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड, गुड्स शैल बी डीम्ड टू बी रिमूव्ड ऑन एक्सपायरी ऑफ सच टाइम पीरियड। In such case, date on which permitted or extended time period ends shall be considered as relevant date to determine the rate of duty. इसके लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, मान लीजिए XYZ Limited imported machine in May and filed into bond bill of entry on 14th May. ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर passed order for warehousing for 4 months on 21st May. Assessable value is $1 lakh. XYZ Limited deposited goods into warehouse but not cleared for home consumption till 21st September end of 4 month. देखो 21st मई को ऑर्डर पास हुआ था फॉर वेयर हाउसिंग, उससे 4 महीने के अंदर मतलब 21st सितंबर तक इसने क्लियर नहीं करवाया गुड्स। हाउएवर XYZ लिमिटेड क्लियर द सेम ऑन 14th अक्टूबर। कब क्लियर करवाया? 14th अक्टूबर को। डिटरमाइन द ड्यूटी पेबल अलोंग विद इंटरेस्ट, इग्नोर IGST एंड GST कंपनसेशन सेस। IGST और GST कंपनसेशन सेस को इग्नोर करने बोला है, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी और सोशल वेलफेयर सरचार्ज। तो सबसे पहले ड्यूटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। असेसेबल वैल्यू इज $1 लाख। अब इसको कन्वर्ट करना है INR में, तो एक्सचेंज रेट किस दिन की लेंगे? जिस दिन आपने फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है, दैट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग ऑन 14th मई। तो 14th मई को जो एक्सचेंज रेट दिया है CBIC वाला $1 इक्वल्स टू 60 रुपीज, इस पे हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो $1 लाख इंटू 60 लाख रुपीज का क्या हो जाएगा? असेसेबल वैल्यू हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे ड्यूटी। पहले बेसिक कस्टम ड्यूटी, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट किस दिन का लेंगे? देखो, हमें माल को क्लियर करना था 21 सितंबर तक, और हमने 21 सितंबर तक माल क्लियर नहीं किया। कब किया? 14th अक्टूबर को। तो जिस दिन माल क्लियर हो जाना चाहिए था 21 सितंबर, उस दिन का जो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट दिया हुआ है वो हम लेंगे। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी का रेट दिया हुआ 10%, तो 60 लाख इंटू 10% 6 लाख, और इसके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% 60,000, टोटल ड्यूटी बन गया 6,60,000 रुपीज। अब हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो 6,60,000 पे इंटरेस्ट लगेगा कितना? 15% पर एनम की रेट से। कितने डेज के लिए इंटरेस्ट लगेगा? ध्यान रखना, 21 मई को क्या हुआ था? ऑर्डर पास हुआ था, तो वहां से आप क्या करो? 90 डेज काउंट करो। कैसे करोगे? 21 मई के बाद से, तो कितना? 22 मई से अगर आप काउंट करोगे तो आपके 10 दिन हो गए मई के, 30 डेज हो गए जून के, ठीक है, प्लस 31 डेज हो गए जुलाई के, प्लस 19 डेज हो गए अगस्त के, ये हो गए आपके 90 दिन। मतलब 90वां दिन कौन सा है? 19th अगस्त। 19th अगस्त इज 90वां दिन। तो उसके अगले दिन 20th अगस्त से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब तक? जब तक आप पे नहीं कर देते 14th अक्टूबर तक। तो अगस्त के 12 दिन, सितंबर के 30 दिन और अगस्त के 14 डेज, तो ये आपके हो गए 56 डेज। 56 डेज का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा यहां पे 15% पर एनम की रेट से। तो ये आपका 15,189 आ गया। उसके बाद जब आपका माल वेयर हाउस में पड़ा होगा, जब आपका माल वेयर हाउस के अंदर पड़ा होगा, तब ओनर के पास कौन कौन से राइट हैं? ध्यान रखना, जो माल का ओनर है, जब आपका माल कस्टम के वेयर हाउस में पड़ा है, तो उस माल को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है कि सही है कि नहीं है, उसको सॉर्ट कर सकता है, अपने गुड्स को अलग अलग कर सकता है, अपने गुड्स को शो कर सकता है सेल करने के लिए। भाई कोई दूसरा व्यक्ति खरीदना चाहता है तो उसको दिखाने ला सकता है। उसके अलावा वो इंश्योर करेगा गुड्स डू नॉट गेट डैमेज्ड और डिटेरियोरेटेड, गुड्स डैमेज या डिटेरियोरेट नहीं हो जाए, ये उसे इंश्योर करना है। अब एक बात ध्यान रखना कि हम किन किन केसेस में ये मानेंगे कि आपने वेयर हाउस में से गुड्स को इम्प्रॉपरली रिमूव कर दिया। प्रॉपर तरीका क्या है कि आपने जो वेयर हाउस गुड्स हैं उनको आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करके आप ड्यूटी पे करके गुड्स को वेयर हाउस से क्लियर करवाओ, या फिर उसको वहां से क्या कर दो? एक्सपोर्ट कर दो। ये बेस्ट तरीका है। अब आपने किस केसेस में माना जाएगा कि आपने गलत तरीके से गुड्स को वेयर हाउस से रिमूव किया है? तो यहां पे बोला, अगर आपने गुड्स रिमूव किए हैं
एक्सेप्ट फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, एक्सपोर्ट और ट्रांसफर टू अनदर वेयर हाउस। ना तो आपने क्लियर करवाए गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, ना ही उन गुड्स को आपने एक्सपोर्ट किया और ना ही उन गुड्स को किसी दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफर किया। इसका मतलब आपने भैया वेयर हाउस में से गुड्स को उठा के ले गए, चोरी करके ले गए। तो ऐसे केस में उसे क्या बोला जाएगा? इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ द गुड्स। या फिर आपको जितना परमिटेड टाइम पीरियड दिया था, मान लीजिए 4 मंथ दिए थे, तो आपने 4 मंथ में गुड्स को क्लियर नहीं किया, गुड्स नॉट रिमूव्ड विद इन द टाइम पीरियड परमिटेड फॉर वेयर हाउसिंग। उसके अलावा गुड्स विच आर नॉट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन और नॉट एक्सपोर्टेड, आपने ना तो गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाया, ना आपने उन गुड्स को एक्सपोर्ट किया और ना ही आप उनका अकाउंट फॉर कर पा रहे हो प्रॉपर ऑफिसर को। मान लो आपने वेयर हाउसिंग में 5000 यूनिट्स रखी थी, वेयर हाउस में आपने 4000 यूनिट्स तो आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करके क्लियर करवा लिया, 500 यूनिट्स आपने एक्सपोर्ट कर दी, तो बाकी बची हुई 500 यूनिट कहां होनी चाहिए? वेयर हाउस के अंदर होनी चाहिए, लेकिन आप उसका कोई भी हिसाब नहीं दे पा रहे हो। इसका मतलब बॉस आपने कोई तो घपला किया है, तो ऐसे केस में उसे माना जाएगा इम्प्रॉपर रिमूवल। और अगर आपने गुड्स का इम्प्रॉपर रिमूवल किया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? आपसे ड्यूटी की डिमांड कर सकता है अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। अच्छा, अब इस चैप्टर का एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कैरिड आउट ऑन गुड्स इन वेयर हाउस। जब गुड्स को वेयर हाउस में रखा जाता है, वेयर हाउस कौन सा? कस्टम वेयर हाउस, ठीक है, जो कस्टम का वेयर हाउस होता है, वहां पे जब गुड्स पड़े होते हैं, इन गुड्स के ऊपर वहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है। सर वेयर हाउस के अंदर? बिल्कुल, वेयर हाउस के अंदर भी उन गुड्स के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की जा सकती है, ठीक है, ये बात समझना। अब उस केस में तो इंपोर्टर कैन परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑन वेयर हाउस गुड्स इन प्राइवेट एंड स्पेशल वेयर हाउस। प्राइवेट या फिर स्पेशल वेयर हाउस में होगा, पब्लिक वेयर हाउस में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं की जा सकती। तो ऐसे केस में ध्यान रखना, मान लीजिए आपने जो आउटपुट बनाया, फिनिश प्रोडक्ट बनाया मैन्युफैक्चरिंग करके, उसको या तो आप क्या करोगे? क्लियर करवाओगे फॉर होम कंजम्पशन, या फिर आप क्या करोगे? उसे एक्सपोर्ट करोगे, आप एक्सपोर्ट करोगे। अब हम यहां पे जो बात करने वाले हैं ना, कि जब आपने इंपोर्ट जो किए थे उनको आपने कन्वर्ट किया फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है, तो उस दौरान आपका कुछ वेस्ट जनरेट हुआ होगा, और इस वेस्ट के अंदर डेफिनेटली जो आपने इंपोर्टेड इनपुट्स यूज किए थे, जो आपने इंपोर्ट करके इनपुट यूज किए थे, वो भी वेस्ट हुए होंगे। तो अगर वो वेस्ट हुए हैं तो सर उनके ऊपर ड्यूटी पे करवानी है, उसके बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होता है वेयर हाउस में, तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आउटपुट आप क्लियर कर लोगे फॉर होम कंजम्पशन, डोमेस्टिक मार्केट में बेचोगे, या फिर आउटपुट को एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी आपका वेस्ट जनरेट हुआ है, उस वेस्ट के अंदर जो इंपोर्टेड गुड्स की क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन वेस्ट जनरेटेड, क्योंकि आपने जब प्रोडक्शन किया होगा तो आपने इंपोर्टेड मटेरियल भी यूज किया होगा, कोई दूसरा मटेरियल भी यूज किया हो सकता है। तो हमें देखना है कि जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसके अंदर इंपोर्टेड मटेरियल कितना है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटपुट क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, और वो भी किसके रिलेटेड? ऐसे आउटपुट के रिलेटेड जो कि आप क्लियर कर रहे हो फॉर होम कंजम्पशन। भैया जो माल आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचोगे उसके ऊपर ड्यूटी लगता है, तो भैया जो उसके रिलेटेड वेस्ट है, उस वेस्ट के अंदर जो इंपोर्टेड मटेरियल है उसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा? ड्यूटी देना पड़ेगा। तो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कंटेन्ड इन वेस्ट इज लायबल टू ड्यूटी। इसके अलावा जो क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स वेस्ट में है, और वो वेस्ट किसके रिलेटेड है? जो माल आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपने माल एक्सपोर्ट कर दिया, माल एक्सपोर्ट किया होगा तो उसके ऊपर आपने ड्यूटी पे नहीं किया होगा, तो उसके रिलेटेड जो वेस्ट है उसके ऊपर भी आपको ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ेगी अगर आप उस वेस्ट को क्या कर देते हो? डिस्ट्रॉय कर देते हो, उस वेस्ट को जला देते हो। लेकिन अगर आपने उस वेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो ऐसे केस में आपको उसके ऊपर भी ड्यूटी पे करनी पड़ जाएगी। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। RAM Limited has imported the rubber from Brazil and manufactures the tire from such rubber in the custom warehouse। डिटेल दिया हुआ है कि भैया आपने रबर इंपोर्ट करी है, उसकी क्वांटिटी 1500 kg, क्वांटिटी ऑफ अदर इनपुट्स 210 kg, तो मतलब आपने टोटल 1710 kg का क्या किया है? इनपुट यूज किया है।
और फाइनल प्रोडक्ट बना है टोटल टायर प्रोड्यूस 100, एक टायर का वेट है 16.5 kg, इसका मतलब आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है 1650 kg का। इसका मतलब आपका 60 kg का क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। तो आपका 60 kg का क्या हो गया, वेस्टेज हो गया। टायर्स आपने क्लियर किए हैं फॉर होम कंजम्पशन 25 यूनिट्स, टायर आपने एक्सपोर्ट कर दिए 75 यूनिट्स। डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कंटेन्ड इन द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इन वेयर हाउस विच इज लायबल टू ड्यूटी। तो हम कह रहे हैं कि इस 60 kg का जो वेस्ट जनरेट हुआ है, इसके अंदर जो इंपोर्टेड मटेरियल है उसके ऊपर कितना ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस 60 kg को हम डिवाइड करेंगे, कितना है रिलेटेड टू टायर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, कितना वेस्ट रिलेटेड है रिलेटेड टू टायर जो कि क्लियर करवाए फॉर होम कंजम्पशन, और कितना एक्सपोर्ट के रिलेटेड है। तो भैया 60 kg का टोटल है, टायर आपने क्लियर करवाए फॉर होम कंजम्पशन 25 आउट ऑफ 100, तो 25% क्या हुआ रिलेटेड टू गुड्स क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन 15 kg, और आपने एक्सपोर्ट किए 75 टायर, तो 75% 45 kg क्या हुआ जो आपने एक्सपोर्ट किया उसके रिलेटेड। अब जो ये वेस्ट है 15 kg और 45 kg, इसमें देखना है कितना इंपोर्टेड मटेरियल है। तो देखो हमने जो 15 kg का टोटल वेस्ट किया है उसके लिए हमने इनपुट यूज किया था 1710 kg टोटल, उसमें से 1500 kg क्या था, इंपोर्टेड मटेरियल। तो उस रेशो में 15 kg में इंपोर्टेड मटेरियल कितना होगा, 13.2 kg, ये आपका इंपोर्टेड मटेरियल आ गया। अब क्योंकि ये रिलेटेड टू है जो गुड्स आपने क्लियर किए हैं फॉर होम कंजम्पशन, तो इस 13.2 kg के ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अब 45 kg में से 39.6 kg क्या है, इंपोर्टेड मटेरियल। तो या तो आप इस 45 kg को डिस्ट्रॉय कर दो तो आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने 45 kg को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो आपको इस 39.6 kg के ऊपर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। यह आपका वेयर हाउसिंग चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं आपका रिफंड चैप्टर की। चलिए, रिफंड अंडर कस्टम। तो देखो, अगर आपको कस्टम एक्ट के अंदर रिफंड लेना है, जैसे अपन जीएसटी में रिफंड लेते हैं वैसे कस्टम एक्ट में भी रिफंड ले सकते हो। आपने कोई ड्यूटी वगैरह पे कर दी जो आपकी नहीं बनती थी, अब आपको उसका रिफंड लेना है, या प्रोविजनल ड्यूटी ज्यादा पे कर दी, फाइनल असेसमेंट में कम बना तो आपको रिफंड लेना है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर रिफंड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर रिफंड। कितने टाइम पीरियड में, 1 साल के अंदर फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। जीएसटी में 2 साल थे, यहां पे कितना है, 1 साल, 1 ईयर फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। अब रेलेवेंट डेट क्या होगी, ध्यान रखना, अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने अगर क्लेम किया है तो जिस दिन उन्होंने पेमेंट ऑफ ड्यूटी किया था वहां से 1 साल के अंदर अंदर उन्हें रिफंड के लिए अप्लाई करना है। अगर कोई अदर पर्सन है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के अलावा जिन्होंने ड्यूटी पे किया है, जिनसे ड्यूटी कलेक्ट किया गया है, तो अगर वो रिफंड लेना चाहते हैं तो जिस दिन उन्होंने वो गुड्स परचेज किया था उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना है। अगर कोई स्पेशल ऑर्डर के थ्रू कोई एग्जेम्पशन मिला है जिसकी वजह से आपका रिफंड बनता है तो उस स्पेशल ऑर्डर के इशू होने के 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना है। अगर कोई जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, डायरेक्शन कोर्ट वगैरह के द्वारा पास किया गया जिसकी वजह से आपका रिफंड बनता है, तो ऐसे केस में जिस दिन वो जजमेंट, ऑर्डर या डायरेक्शन पास किया गया है उसके 1 साल में अप्लाई करना है। अगर आपका प्रोविजनल पेमेंट ऑफ ड्यूटी हो गया था ज्यादा जिसकी वजह से आपका रिफंड बनता है तो फाइनल असेसमेंट से 1 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे ये 1 साल का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा। किन किन केस में, जब आपने ड्यूटी पे किया है अंडर प्रोटेस्ट, प्री डिपॉजिट। देखो, कई बार हम क्या करते हैं, ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। हम बोलते हैं कि बॉस आपने जो मुझसे डिमांड किया है, मान लो कस्टम ने एक नोटिस इशू किया इंपोर्टर को कि भैया 10 करोड़ की ड्यूटी पे करो। अब इंपोर्टर ने एक बार के लिए 10 करोड़ की ड्यूटी तो पे कर दी, लेकिन उस ऑर्डर को क्या किया है, चैलेंज किया है। तो उसने सिर्फ डिपॉजिट किया है अंडर प्रोटेस्ट, वो चैलेंज करने वाला है। तो बॉस ये एक तरह से क्या है, डिपॉजिट की तरह है, तो इसके ऊपर 1 साल का लिमिट नहीं लगेगा, इसका रिफंड आप कभी भी ले सकते हो। रिफंड ऑफ एनी अमाउंट पेड टू गवर्नमेंट बाय मिस्टेक। देखो, आपने गवर्नमेंट को एक बार ड्यूटी पे करनी थी, आपने गलती से 2 बार ड्यूटी पे कर दिया। मान लो कस्टम के पोर्टल पे पेमेंट कर रहे थे, गलती से 2 बार पेमेंट हो गया, तो क्या उस केस में 1 साल का लगेगा? नहीं, आपको उस केस में कभी भी आप उसका रिफंड ले सकते हो, वो तो गलती से अमाउंट पे हो गया था ना, ऐसे केस में।
उसके अलावा रिफंड अगर लेना है कस्टम में तो कम से कम 100 रुपए या उससे ज्यादा का रिफंड होना चाहिए। 100 रुपए से कम का रिफंड आपको नहीं मिलेगा, 100 रुपीज। एप्लीकेशन जब भी रिफंड की लगाओगे तो उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देने हैं, ये प्रूव करने के लिए कि आपने ड्यूटी पे किया है और आपने उस ड्यूटी का जो बर्डन है वो आपने पास ऑन नहीं किया है किसी दूसरे व्यक्ति को। अगर आपने ड्यूटी का बर्डन किसी दूसरे व्यक्ति पे पास ऑन कर दिया तो भैया तुम्हारा रिफंड किस बात का। तो ऐसे केस में आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने ड्यूटी पे करी और आपने किसी दूसरे पे बर्डन ट्रांसफर नहीं किया है। ये आपको एप्लीकेशन फॉर रिफंड के साथ देना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, ये तो नॉर्मल रिफंड की बात थी। अब एक और केस आता है स्पेशल केस, कि आपने माल जो इंपोर्ट किया, आपने माल इंपोर्ट किया वो डिफेक्टिव निकल गया। जो आपने इंपोर्ट किया माल वो डिफेक्टिव निकल गया या जैसा माल आपको चाहिए था वैसा नहीं निकला। तो ऐसे केस में वो माल तो आपके काम का ही नहीं है और आपने उसको क्या कर दिया, क्लियरेंस करवा लिया, ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन क्लियर हो गया। अब वो माल आपके काम का नहीं है। आप क्या चाहते हो कि भैया जो ड्यूटी आपने पे करी थी वो आपको रिफंड मिल जाए, क्योंकि ये वैसे भी गुड्स आपके काम में नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा करो, तुम क्या करो, 30 डेज के अंदर फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ होम कंजम्पशन, जो ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन पास हुआ है उसके 30 डेज के अंदर अंदर, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है 3 मंथ तक, आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। या तो आप उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर दो, आपके तो काम के नहीं है तो आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर दो उनको, या फिर उसका टाइटल रिलिंक्विश कर दो कस्टम के फेवर में। भाई कस्टम वालों को वो गुड्स सौंप दो, आपको नहीं चाहिए ना, आप गुड्स कस्टम वालों को दे दो। या फिर उन गुड्स को आप क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म कर दो, और या फिर उनकी कॉमर्शियली वैल्यूलेस कर दो, उनको डिस्ट्रॉय ही कर दो, एक तरीके से उसका कोई वैल्यू नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आप ये 3 काम कर देते हो तो आप ऐसा करना, अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो डेट ऑफ लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर से, और अगर आपने रिलिंक्विश किया है तो जिस दिन आपने रिलिंक्विश किया है, और अगर आपने डिस्ट्रॉय किया तो जिस दिन आपने वो गुड्स डिस्ट्रॉय किया है वहां से 6 मंथ के अंदर अंदर आप क्या करना, रिफंड के लिए अप्लाई कर देना, आपको ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। क्या कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी? जब आपने गुड्स को इंडिया में मंगवाया था, आपने उसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया, उसे यूज नहीं किया, उसे रिपेयर नहीं किया। इंडिया में आने के बाद अगर आपने कर लिया फिर आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरी बात, वो गुड्स वही गुड्स होना चाहिए जो आपने इंपोर्ट किया था, तो वो सेम गुड्स होने चाहिए जो आपने इंपोर्ट किए थे। आपने उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया। अगर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया तो फिर रिफंड किस बात का, आपने तो ऑलरेडी ड्यूटी वापस ले ली, तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया है। उन गुड्स के रिलेटेड कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ होना चाहिए, और गुड्स पेरिशेबल नेचर के नहीं होने चाहिए। सर रिलिंक्विश तो आपने सर एग्जेम्पशन चैप्टर में भी पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग पास होने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, रिलिंक्विश करना पड़ता है। लेकिन यहां पे आप ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन पास होने के 30 डेज के अंदर क्या कर सकते हो, रिलिंक्विश कर सकते हो। ये डिफरेंस है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे अनजस्ट एनरिचमेंट। ये क्या है सर? देखो क्या होता है कि मान लो माल इंपोर्ट किया इंपोर्टर ने, उसके ऊपर ड्यूटी पे कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसने उस माल को आगे किसी दूसरे व्यक्ति को बेचा, तो उसने जो ड्यूटी पे किया था वो ड्यूटी उसने आगे जिस व्यक्ति को माल बेचा उससे रिकवर कर लिया। तो क्या हो गया, बर्डन पास ऑन हो गया आगे वाले बायर को। अब इंपोर्टर ने तो बर्डन बोन नहीं किया, जो भी ड्यूटी उसने पे किया था वो आगे सामने वाले से रिकवर कर लिया, क्योंकि कस्टम ड्यूटी क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। बर्डन कौन बोन करता है, कंज्यूमर। तो अब अगर मान लो इंपोर्टर जाता है रिफंड मांगने, इंपोर्टर को लगा कि यार नहीं ड्यूटी ज्यादा पे कर दी, कम पे करनी थी, अब इंपोर्टर जाता है रिफंड मांगने, तो भैया ड्यूटी किसने बर्डन बोन किया है, जिस कंज्यूमर ने वो गुड्स खरीदा है। तो रिफंड इंपोर्टर को कैसे मिल जाए, क्योंकि ड्यूटी का जो बर्डन है वो बोन किया है कंज्यूमर ने, लेकिन उसका रिफंड इंपोर्टर लेके चला जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसी सिनेरियो को बोलते हैं अनजस्ट एनरिचमेंट। जनरली इट इज अज्यूम्ड दैट बर्डन ऑफ ड्यूटी हैज बीन पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, हेंस रिफंड ऑफ ड्यूटी शैल नॉट बी पेड टू द एप्लीकेंट। अगर हम इंपोर्टर को ड्यूटी रिफंड कर देंगे तो बॉस वो तो गलत फायदा उठा गया, पैसा उसने एप्लीकेंट से भी रिसीव कर लिया,
कंज्यूमर से भी रिसीव कर लिया और इधर से रिफंड भी ले लिया, तो डबल बेनिफिट ले लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देंगे, जहां से हम वो पैसा लगाएंगे कंज्यूमर की भलाई के लिए। तो ऐसे केस में ड्यूटी किस में रिफंड होगी, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पे ड्यूटी को डायरेक्टली एप्लीकेंट को रिफंड कर दिया जाएगा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में नहीं डाला जाएगा। डायरेक्टली जिसने रिफंड मांगा है उसको दे दिया जाएगा। उसे बोलते हैं एक्सेप्शन टू अनजस्ट एनरिचमेंट। एक्सेप्शन है कैसे, अगर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने ड्यूटी का बर्डन पास ऑन नहीं किया है, अरे भाई जब उन्होंने बर्डन पास ऑन नहीं किया तो डेफिनेटली बर्डन किसने बोन किया है, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ने, तो उनको ही रिफंड दे दिया जाएगा। या फिर जिस व्यक्ति को उन्होंने सामान बेचा था उसने अप्लाई किया है रिफंड के लिए और उसने आगे फर्दर ड्यूटी का जो बर्डन है वो ट्रांसफर नहीं किया है कंज्यूमर को, ठीक है। उसके अलावा इंपोर्ट किया गया है इंडिविजुअल के द्वारा फॉर हिज पर्सनल यूज। देखो जब कोई सामान उसने अपने पर्सनल यूज के लिए मंगवाया है तो डेफिनेटली उसका रिकवरी उसने किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं किया होगा टैक्स का, उसने तो खुद के यूज के लिए मंगवाया है। मान लो मैंने कार इंपोर्ट करी आउट ऑफ इंडिया से, तो उसके ऊपर तो ड्यूटी का बर्डन मैंने ही बोन किया है। तो ऐसे केस में अगर इंपोर्ट किया गया इंडिविजुअल के द्वारा पर्सनल यूज के लिए तो अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा। अगर एक्सपोर्ट ड्यूटी का रिफंड मिल रहा है या ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है तो ऐसे केस में भी आपका अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा। और दूसरी बात, अगर आपने एक्सेस ड्यूटी पे कर दी, एक्सेस ड्यूटी पे कर दी जब आप माल को क्लियर करवा रहे थे, मतलब बिफोर ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन इज पास्ड, उससे पहले आपने एक्सेस ड्यूटी पे कर दी और वो बिल ऑफ एंट्री से क्लियरली पता लग रहा है कि भैया आपने ज्यादा ड्यूटी पे कर दी। मान लीजिए आपने 200 यूनिट्स इंपोर्ट किए थे लेकिन आपने गलती से 400 यूनिट्स के इक्विवेलेंट क्या कर दिया, ड्यूटी पे कर दिया, तो भैया आपने गलती से पे किया तो इसके ऊपर अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा। अब इसके रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। अब क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने कैपिटल गुड्स मंगाया आउट ऑफ इंडिया से, अब उसके ऊपर उसे लगता है कि उसने ज्यादा ड्यूटी पे कर दिया तो अब वो रिफंड के लिए अप्लाई कर रहा है। तो बॉस उसने गवर्नमेंट को क्या बोला कि भाई यहां पे तो अनजस्ट एनरिचमेंट लगेगा ही नहीं, कैपिटल गुड्स तो मैंने आगे किसी को बेचे ही नहीं, मैंने तो अपनी फैक्ट्री में लगाए हैं, तो मैंने उसका बर्डन किसी और को ट्रांसफर किया ही नहीं। गवर्नमेंट ने बोला भाई भले ही तूने कैपिटल गुड्स आगे सेल नहीं किए लेकिन उस कैपिटल गुड्स से जो तूने प्रोडक्ट बनाया उसकी कॉस्टिंग में उस कैपिटल गुड्स की कॉस्टिंग भी तो जाती है। भाई कैपिटल गुड्स का अपन डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसके गुड्स की कॉस्ट में लगाया जाता है और उसमें क्या किया जाता है, प्रॉफिट ऐड करके बेचा जाता है। तो भैया भले ही कैपिटल गुड्स आपने डायरेक्टली नहीं बेचा है लेकिन इनडायरेक्टली आपने उसकी भी ड्यूटी का बर्डन कंज्यूमर को बोन करवाया है, ट्रांसफर कर दिया है। तो ऐसे केस में जस्ट बिकॉज कैपिटल गुड्स है इसका मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं लगेगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर भी अनजस्ट एनरिचमेंट के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। अब क्या हुआ, एक बंदे ने बोला कि भैया मैं जब इंपोर्ट नहीं कर रहा था तब भी मैं गुड्स 2000 रुपए पर यूनिट बेच रहा था, 2000 पर यूनिट बेच रहा था, और जब मैं इंपोर्ट करने लगा, इंपोर्ट ड्यूटी पे करने लगा, उसके बाद भी मैं कितने में बेच रहा हूं, 2000 पर यूनिट बेच रहा हूं। इसका मतलब मैंने इंपोर्ट ड्यूटी का बर्डन कस्टमर को पास ऑन नहीं किया। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई भले ही तुमने रेट तुम्हारा सेम है पहले और बाद में इंपोर्ट ड्यूटी के, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने इंपोर्ट ड्यूटी का बर्डन ट्रांसफर नहीं किया। आपको कोई सॉलिड प्रूफ लाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी कॉस्ट कम हो गई हो और उसकी जगह आपने ड्यूटी रिकवर कर लिया हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो जस्ट बिकॉज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज सेम बिफोर और आफ्टर लेवी ऑफ ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स डज नॉट लीड टू कंक्लूजन दैट बर्डन हैज नॉट बीन पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। और उसके अलावा और एक क्या चीज थी समझो, जैसे मान लीजिए अगर कोई आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, डिपार्टमेंट ने बोला कि भैया 10 लाख रुपए का ड्यूटी पे करो, 10 लाख रुपीस का ड्यूटी पे करो, आपको ऑर्डर पास हुआ, आपने 10 लाख रुपीस का ड्यूटी पे कर दिया और 60 डेज होते हैं अपील फाइल करने के लिए, और आपने 60 डेज में उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी अपील फाइल नहीं किया, तो आपका टाइम पीरियड गया टाइम पीरियड, अब आप वापस नहीं अपील कर सकते उस ऑर्डर को। तो अब क्या होगा, अब इस बंदे ने दिमाग लगाया, इसने क्या किया, रिफंड की एप्लीकेशन फाइल कर दी कि ये 10 लाख रुपए रिफंड करो, और ये जो एप्लीकेशन लगाया वो रिजेक्ट हो गया, तो इसने इसके अगेंस्ट क्या कर दिया, अपील कर दिया इस ऑर्डर के अगेंस्ट। तो इसका मतलब क्योंकि उसने पहले अपील फाइल करने में डिले कर दिया था,
तो अब वो कोई दूसरा तरीका अपना रहा है रिफंड एप्लीकेशन फाइल करके, बैकडोर का तरीका अपना रहा है कि कैसे भी करके वो 10 लाख रुपए वापस मिल जाएं। तो लेकिन यहां पे बोल दिया गया रिफंड प्रोविजंस कैन नॉट बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर अपील और यूज्ड एज द बैकडोर फॉर अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। अगर गवर्नमेंट आपको टाइम पे रिफंड नहीं देती है तो गवर्नमेंट आपको उसके साथ क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट देगी, कितना देगी, 6% पर एनम। मैंने बोला गवर्नमेंट जब भी आपको इंटरेस्ट देगी जीएसटी में कस्टम में 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट देगी। और वो भी कब देगी, अगर 3 मंथ्स के अंदर रिफंड नहीं किया गया, 3 मंथ्स के अंदर रिफंड नहीं किया गया। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिपॉजिट सिक्योरिटी वगैरह, जो सिक्योरिटी वगैरह है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना कितना अमाउंट पे मिलेगा जो आपका रिफंड बनता है, कितना मिलेगा, 6% पर एनम। अब ध्यान रखना अगर रिफंड मिल रहा है आपको ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल और अपीलेंट अथॉरिटी, तो ऐसे केस में अगर आपको 3 मंथ ऑफ सच ऑर्डर में, ऑर्डर से ध्यान रखना कहां से काउंट करोगे, जिस ऑर्डर की वजह से आपको रिफंड मिल रहा है उस ऑर्डर से 3 मंथ काउंट होगा। अगर 3 मंथ तक पैसा दे देती है गवर्नमेंट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन अगर 3 महीने में नहीं देती हो, 3 महीने के बाद से आपको इंटरेस्ट मिलना चालू होगा जब तक आपको रिफंड नहीं दे दिया जाता। अगर मान लीजिए आपको रिफंड बनता है किसी और कारणों से, किसी ऑर्डर की वजह से रिफंड नहीं बनता, कोई दूसरा कारण है अदरवाइज, तो ऐसे केस में आप जब अप्लाई करोगे रिफंड के लिए, आप जब अप्लाई करोगे रिफंड के लिए वहां से 3 मंथ काउंट होंगे। और कब तक, अगर 3 महीने में रिफंड आ गया तो ठीक है, 3 महीने के बाद से इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। कब तक, जब तक आपको रिफंड ऑफ ड्यूटी नहीं हो जाता। ये आपको प्रोविजंस ध्यान में रखने हैं इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड के केस में। ये आपका रिफंड अंडर कस्टम चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ द इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स चैप्टर। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये बेसिकली क्या बताता है कि आपको, मान लीजिए आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया तो आपको उसके ऊपर कितनी रेट ऑफ ड्यूटी से टैक्स पे करना है, वो कैसे पता लगेगा। तो हमने पढ़ा था बेसिक कस्टम ड्यूटी इज डिफाइंड इन द कस्टम टैरिफ एक्ट। फर्स्ट शेड्यूल बताता है कि अगर आप कोई माल इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर कितना रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा। सेकंड शेड्यूल बताता है कि अगर आप माल एक्सपोर्ट करते हो तो कितना रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है। ठीक है, वो कैसा दिखता है, इस प्रकार का टैरिफ आइटम जिसमें आपका एक कोड लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन लिखा होता है गुड्स का, उसके सामने यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखा होता है, कितना स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी है, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी है, ये यहां पे लिखा होता है। तो इसका मतलब कुछ इस प्रकार का आपको क्या दिखेगा, एक शेड्यूल दिखेगा, एक लिस्ट दिखेगी, इसमें गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, उसके सामने उसकी जो रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल है वो लिखा होता है। इसका मतलब आपको देखना है कि आपने जो माल इंपोर्ट किया है वो कौन से गुड्स में फॉल करता है और उसके सामने कितनी रेट ऑफ ड्यूटी डिफाइन है, उतनी रेट ऑफ ड्यूटी से आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं कि आप अपने गुड्स पे कितनी रेट ऑफ ड्यूटी से टैक्स पे करोगे, ये यहां पे डिफाइन है। तो ध्यान रखना कस्टम टैरिफ एक्ट इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। सारी कंट्रीज ने मिलकर गुड्स को एक कॉमन नेम दिए हुए हैं, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, उसके ऊपर ही बेस्ड है कस्टम टैरिफ। तो कस्टम टैरिफ का जो सेकंड शेड्यूल है वो तो आपके सिलेबस में नहीं है, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसको कैसे पढ़ते हैं वो बताया गया। तो फर्स्ट शेड्यूल है ना, उसको कैसे डिवाइड किया गया, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, कुछ 800-900 पेजेस की लिस्ट है, 800-900 पेजेस की लिस्ट है। ठीक है, उसमें क्या होता है, पूरी लिस्ट को सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 21 सेक्शंस बनाए गए हैं, 21 सेक्शंस बनाए गए हैं। उसके बाद हर सेक्शन के अंदर चैप्टर्स बनाए गए हैं, 98 चैप्टर्स हैं टोटल। हर चैप्टर के अंदर फिर हेडिंग, सब हेडिंग और टैरिफ आइटम दिए गए हैं। तो मैं आपको यहां पे वो दिखाता हूं। ठीक है, कस्टम टैरिफ फर्स्ट शेड्यूल मैं आपको यहां पे प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि कैसा दिखता है। कस्टम टैरिफ फर्स्ट शेड्यूल पीडीएफ, आप अगर ऐसा सिस्टम पे सर्च करोगे तो इस प्रकार से आपको एक कस्टम टैरिफ दिखेगा। यहां पे देखो पूरा जो ये 800 पेजेस का लिस्ट है,
इसके अंदर पहले सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है। टोटल 21 सेक्शन है, ये सेक्शन 1 चल रहा है, उसके अंदर चैप्टर 1 चल रहा है। सेक्शन 1 का हेडिंग क्या है? लाइव एनिमल, एनिमल प्रोडक्ट। उसके अंदर चैप्टर का हेडिंग क्या है? लाइव एनिमल। ठीक है, उसके अंदर क्या दे रखा है? ये हेडिंग दे रखी है हॉर्सेस, लाइव हॉर्सेस एज म्यूल्स एंड हिनीस। इसके अंदर सब हेडिंग दे रखी है प्योर ब्रेड ब्रीडिंग एनिमल, और उसके अंदर भी टैरिफ आइटम दे रखा है हॉर्स फॉर पोलो। ठीक है, उसके सामने क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ ड्यूटी। तो इस प्रकार से आप अपने गुड्स को क्या करोगे? डिवाइड करोगे। इसी प्रकार से और देख लेते हैं, यहां पे देखो ये चैप्टर सेक्शन कौन सा है? 13 सेक्शन आ गया। उसके अंदर चैप्टर कौन सा है? 17, और चैप्टर का नाम क्या है? ग्लास एंड ग्लासवेयर। तो इस प्रकार से आपको यहां पे ये पूरा टैरिफ आइटम दिखेगा। इनमें जिस गुड्स में आपका गुड्स फॉल करेगा उसके सामने जो रेट दी हुई है वो रेट ऑफ ड्यूटी आप अप्लाई कर दोगे, वो रेट ऑफ ड्यूटी आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, चलिए अब टैरिफ आइटम इन फर्स्ट शेड्यूल आर प्रेजेंटेड इन फॉलोइंग मैनर। ये मैंने आपको दिखाया, टैरिफ आइटम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, ये आप यहां पे देख सकते हो। देखो ये आपका टैरिफ आइटम, डिस्क्रिप्शन, यूनिट, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी, प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी है। ठीक है, उसके बाद यहां पे सेक्शन नोट और चैप्टर नोट दिए होते हैं। सेक्शन नोट और चैप्टर नोट कि उस सेक्शन को पढ़ने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है वो दिया होता है सेक्शन नोट के फॉर्म में। उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है वो दिया होता है चैप्टर नोट्स में, वो दिया होता है चैप्टर नोट्स में। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे, ये देखो, ये सेक्शन को नोट दिया हुआ है, ये नोट दिए हुए हैं, ये चैप्टर के नोट दिए होते हैं, ये चैप्टर के नोट दिए हैं। इनको पढ़ने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है वो आपको यहां पे दिया होता है। उसके साथ ही आपको 3 जनरल एक्सप्लेनेटरी नोट्स और 6 रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यहां पे दिए हुए हैं ताकि आप सही तरीके से अपने गुड्स का क्लासिफिकेशन कर सको। तो हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन जो दिए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल को पढ़ने के लिए। फर्स्ट रूल दिया हुआ है जनरल रूल ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें बोला कि भैया आपके चैप्टर का नाम कुछ भी हो, आपके चैप्टर का नाम कुछ भी हो, सेक्शन का नाम कुछ भी हो, कि भले इस चैप्टर का नाम यहां पे लाइव एनिमल दे रखा है, लाइव एनिमल, एनिमल प्रोडक्ट दे रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ ईज ऑफ रेफरेंस के लिए दे रखा है, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको जो क्लासिफिकेशन करना है वो बेस्ड ऑन करना है हेडिंग, सब हेडिंग, सेक्शन नोट, चैप्टर नोट। ये जो सेक्शन के नोट दे रखे हैं ना, इनका रेलेवेंस है, आप इनको पढ़ो, चैप्टर नोट्स को पढ़ो, या फिर आपकी जो हेडिंग दे रखी है, सब हेडिंग दे रखी है, इनके बेसिस पे आपको क्या करना है? अपने गुड्स को क्लासिफाई करना है। चैप्टर का जो नाम है, सेक्शन का जो नाम है, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर क्लासिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल बेस्ड ऑन हेडिंग, सब हेडिंग, सेक्शन नोट, चैप्टर नोट, तो आप यूज करोगे रूल 226। चलिए, रूल 2A क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई गुड्स है, कोई गुड्स है कंप्लीट फॉर्म में, कंप्लीट फॉर्म में, ठीक है, मान लीजिए कार। अब कार के लिए जो टैरिफ आइटम है, कार के लिए जो टैरिफ आइटम है, अगर वही गुड्स इनकंप्लीट फॉर्म में है, मान लो यही कार के अंदर सीट्स नहीं लगी हुई, ये कार क्या है? विदाउट सीट्स। तो ऐसे केस में ये है तो कार ही ना, लेकिन इनकंप्लीट फॉर्म में है। तो ध्यान रखना, इफ एनी हेडिंग रेफर्स टू कंप्लीट, फिनिश्ड और असेंबल्ड गुड्स, देन एनी अनकंप्लीट, अनफिनिश्ड और अनअसेंबल्ड फॉर्म ऑफ दोज गुड्स शैल बी क्लासिफाइड अंडर द सेम हेडिंग प्रोवाइडेड उनका एसेंशियल कैरेक्टर उसके अंदर है। मान लीजिए एक कार पूरी जिसके अंदर सीट लगी हुई है और एक कार जिसके अंदर सीट्स नहीं लगी हुई, तो दोनों है तो सेम ही ना, दोनों एसेंशियल कैरेक्टर तो दोनों में सेम है। सीट का क्या है? लग जाएगा, माइनर एडजस्टमेंट है वो तो हो जाएगा। तो इसका मतलब एसेंशियल कैरेक्टर उसके अंदर है। कार विदाउट सीट भी क्लासिफाई होगा एज कार ओनली। मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल है, वो विदाउट हेडलाइट है, तो हेडलाइट तो लग जाएगी भाई, मेन क्या है? मोटरसाइकिल। तो ऐसे केस में मोटरसाइकिल में ही क्लासिफाई हो जाएगा। चलिए, उसके बाद रूल 2 भी बोलता है कि अगर आपने कोई मिक्सचर को क्लासिफाई करना है और उस मिक्सचर के अंदर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको टैरिफ आइटम पता है, तो उस मिक्सचर को भी उसमें क्लासिफाई कर दिया जाएगा जिस वो मटेरियल से बना है। एनी रेफरेंस टू अ मटेरियल और सब्सटेंस शैल इंक्लूड मिक्सचर और कॉम्बिनेशन हैविंग सच मटेरियल और सब्सटेंस। मान लीजिए एक मिक्सचर के अंदर नेचुरल रबर है, तो उसको नेचुरल रबर में ही क्लासिफाई किया जा सकता है। चलिए, अब मान लीजिए ऊपर वाला रूल यूज करके आप 2 या 2 से ज्यादा हेडिंग के अंदर उसको क्लासिफाई कर पा रहे हो, पर करना तो आपको एक ही हेडिंग के अंदर है। तो कैसे करोगे? तो आपको आगे के रूल्स यूज करने पड़ेंगे, आगे के रूल्स यूज करने पड़ेंगे।
जैसे मान लीजिए एक मिक्सचर था, उस मिक्सचर के अंदर दो प्रोडक्ट थे, दो मटेरियल थे, अब दोनों में क्लासिफाई किया जा सकता है, तो अब इनमें से मैं किस में क्लासिफाई करूं, वो उसके लिए आपको रूल 3 में जाना पड़ेगा। रूल 3 ये बोलता है स्पेसिफिक ओवर जनरल। मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा हेडिंग में क्लासिफाई हो सकता है, तो आपको दोनों हेडिंग में देखना है कि बॉस ज्यादा स्पेसिफिक हेडिंग कौन सी है। देखा जाए, मान लीजिए शेविंग मशीन है, तो शेविंग मशीन दो हेडिंग में आ सकती है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन और एक आ सकता है शेवर विद मशीन इनबिल्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन में भी आ सकता है, शेवर विद मशीन इनबिल्ट में भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा है, शेवर विद मशीन इनबिल्ट, तो इसके अंदर क्लासिफाई कर दिया जाएगा। मान लीजिए 3A से भी क्लासिफाई नहीं हो पा रहा, तो हम देखेंगे कि भैया जो मिक्सचर और कंपोजिट गुड्स है, जो मिक्सचर है उसके अंदर मान लीजिए 2 और मोर सब्सटेंस है, 2 और मोर सब्सटेंस है, तो ऐसे केस में देखेंगे कौन सा वाला मटेरियल और सब्सटेंस इस मिक्सचर को क्या दे रहा है, इसेंशियल कैरेक्टर दे रहा है। मोर देन वन मटेरियल और सब्सटेंस, तो ऐसे केस में मटेरियल और सब्सटेंस गिविंग द मिक्सचर मोस्ट इसेंशियल कैरेक्टर, तो उसके अंदर क्लासिफाई कर देंगे। जैसे एक पेंसिल है और पेंसिल के पीछे एक छोटी सी रबड़ लगी हुई है, तो भाई उसको मेन कैरेक्टर कौन दे रहा है, पेंसिल ना, तो उसे पेंसिल में क्लासिफाई करेंगे। लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बिना तो लैपटॉप चलेगा नहीं, उसका इंटीग्रल पार्ट है, तो मेन कौन है, लैपटॉप, तो पूरा क्लासिफाई किया जाएगा लैपटॉप के अंदर। अब मान लो फिर भी आप क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो, जिन हेडिंग में आपने क्लासिफाई किया वो इक्वली स्पेसिफिक है, दोनों उसको इसेंशियल कैरेक्टर दे रहे हैं, तो क्या करा जाएगा, जिन जिन हेडिंग में उसको क्लासिफाई किया जा सकता है उनमें से जो लास्ट वाली हेडिंग है उसको ले लिया जाएगा लेटर दी बेटर, जो लास्ट वाली हेडिंग में उसको क्लासिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद रेजिडुअल रूल है एटकिन रूल। मान लो कोई नया प्रोडक्ट बनाया जिसके लिए टैरिफ में कोई प्रोडक्ट दिया ही नहीं हुआ, तो क्लासिफाई कैसे करें, तो आपको बोला कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे केस में आप ऐसा करो, उसके जैसा सिमिलर गुड्स को ढूंढो, जिस कैटेगरी में वो सिमिलर गुड्स आ रहा है उसी में उस गुड्स को भी कैटेगराइज कर देना, इसे बोलते हैं एटकिन रूल। उसके बाद पैकिंग मटेरियल के लिए रूल 5 है, तो इसमें बोला कि अगर कोई पैकिंग केस और कंटेनर स्पेसिफिकली शेप किया गया है, फिट किया गया फॉर एनी पर्टिकुलर गुड, जैसे गिटार केस बनाया गया तो गिटार रखने के लिए, गन केस बनाया गया तो सिर्फ गन रखने के लिए, या फिर पैकिंग केस और कंटेनर बनाया गया है जो नॉर्मली किसी एक पर्टिकुलर गुड्स के साथ ही यूज होता है और बार बार यूज नहीं होता, जैसे टूथपेस्ट है तो टूथपेस्ट वो उस ट्यूब में आता है, वो ट्यूब टूथपेस्ट के लिए बनाई गई है और उसको बार बार यूज नहीं किया जाता, एक बार खत्म हो गया तो उसको फेंक दिया जाता है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट हैं पैकिंग वाले, उनको उसी प्रोडक्ट में क्लासिफाई किया जाएगा जिन प्रोडक्ट को पैक करने के लिए उन्हें बनाया गया है, तो क्लासिफाइड इन दी पर्टिकुलर गुड्स कैटेगरी, जिस गुड्स को कैरी करने के लिए उन्हें बनाया गया है। लेकिन अगर मान लो जनरल कोई पैकिंग का सामान है, जैसे मान लो पॉलिथीन है या कार्टून है, तो इसमें तो कोई भी सामान रख सकते हो, और या फिर आप किसी स्पेसिफिक चीज को फिल करने के लिए बनाया है लेकिन उसको रिपीटेटिव यूज करते हो, जैसे गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर को गैस भरने के लिए रखा है लेकिन उसका आप रिपीटेटिव बार बार यूज करते हो, तो ऐसे केस में गैस सिलेंडर को किसकी कैटेगरी में रखा जाएगा, ना कि गैस की, उसकी किसकी कैटेगरी में, गैस सिलेंडर की कैटेगरी में, तो ऐसे केस में स्पेसिफिक पैकिंग मटेरियल कैटेगरी के केस में रखा जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी सब हेडिंग को कंपेयर करना है दूसरी सब हेडिंग से, तो वो सेम हेडिंग में ही कंपेयर होगा, ये रूल 6 बोलता है। मान लीजिए हेडिंग है, हेडिंग के अंदर एक सब हेडिंग है ए बी सी, दूसरा हेडिंग है उसके अंदर है एक्स वाई जेड सब हेडिंग, तो या तो एबीसी आपस में कंपेयर हो सकते हैं या एक्स वाई जेड आपस में कंपेयर हो सकते हैं। एबीसी एक्स वाई जेड से कंपेयर नहीं हो सकता, एक्स वाई जेड एबीसी से कंपेयर नहीं हो सकता, ये बोलता है रूल 6। उसके बाद आता है टॉपिक प्रोजेक्ट इंपोर्ट। प्रोजेक्ट इंपोर्ट इसमें क्या बोलता है, देखो कई बार क्या होता है, जो इंडिया वाले बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं ना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बहुत सारा सामान चाहिए होता है, मशीनें, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, अलग अलग टाइप के सामान आपको चाहिए होते हैं। तो जब भी कोई सामान आएगा तो उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि भैया इसके ऊपर रेट क्या लगाएं, हर सामान के लिए अलग अलग रेट डिटरमाइन करनी पड़ेगी, तो वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा टैक्स पेयर के लिए। तो उसको आसान बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आया प्रोजेक्ट इंपोर्ट, गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई दैट इज प्रोजेक्ट इंपोर्ट। इसमें बोला गया कि भैया आप अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हो, कैसा, कोई इंडस्ट्रियल प्लांट लगाते हो, इरिगेशन प्लांट लगाते हो, पावर प्लांट लगाते हो, माइनिंग प्लांट लगाते हो, या ऑयल और मिनरल एक्सप्लोरेशन का प्लांट लगाते हो, अगर ऐसा कोई प्लांट लगाते हो
तो आप जितना भी सामान मंगवाओगे, कौन कौन सा सामान, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट, अपार्टस, अप्लायंस, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट फॉर इनिशियल सेटिंग अप और मेजर एक्सपेंशन ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर उसके साथ ही साथ अदर स्पेयर पार्ट्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल अप टू 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द अबव गुड्स, इन गुड्स की वैल्यू के 10% के इक्विवेलेंट अदर स्पेयर पार्ट्स वगैरह। तो वो आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल रेट से आप ड्यूटी पे कर सकते हो, सबको अलग अलग रेट लगाने की जरूरत नहीं है। सो गवर्नमेंट केम अप विद आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट इंपोर्ट वेयर वन कंसोलिडेटेड रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज मेड एप्लीकेबल फॉर ऑल गुड्स इंपोर्टेड अंडर अ प्रोजेक्ट। तो उसके ऊपर पूरा एक रेट ऑफ ड्यूटी लगा दिया जाएगा, तो इजी हो जाएगा, ये काम होता है। तो ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स वाला चैप्टर कंप्लीट। अब तो ये 4 चैप्टर का हमने रिवीजन किया, ठीक है। ये चैप्टर्स बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन आप इनको पढ़ो। ये 1.25 घंटे का जो है रिवीजन है, इसमें आपके ये चारों चैप्टर कवर हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो डू लेट मी नो, ठीक है। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे आप मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड बाय।